Good evening, everyone, and Jai Guruji to all. So, we are here for the KP सेशन। आज हम जो बात करेंगे केपी एस्ट्रोलॉजी की करेंगे, जो कि एक बहुत ही सिंपल मोडालिटी है जिससे प्रिडिक्शन करना बहुत इजी है। अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं आपको बताऊंगी कि क्या बेनिफिट्स हैं अगर हम केपी एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं, बिसाइड्स अगर हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी या प्राची एस्ट्रोलॉजी के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं। क्योंकि जैसा हम जानते हैं, ज्योतिष का जो मदर साइंस जो बोली जाती है वो प्राची ही बोली जाती है। कि जो भी हमारा ऑकल्ट का सब्जेक्ट होगा वो सारा ही प्राची एस्ट्रोलॉजी से ही निकल कर आया है। एंड उसी के अंदर से जो है वेरियस फॉर्म्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी जो है वो निकलती हैं, क्योंकि जो प्राची एस्ट्रोलॉजी है, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, वो एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है जिसको आप कह सकते हो पूरा लर्न करने के लिए आपको पूरी लाइफ भी जो है वो कम पड़ सकती है। तो उसमें जो है आपके लिए बहुत सारे रूल्स हैं, फॉर्मूलाज हैं, रेगुलेशंस हैं, जिसको कि करने के लिए बहुत सारे लोग जो है वो डर भी जाते हैं कि कैसे होगा, ये सर के ऊपर से जा रही है, समझ में नहीं आ रहा है। एज पर अदर यू कैन से सिंपल मोडालिटीज जो आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा चलती हैं, जिसमें अगर हम टारो न्यूमरोलॉजी की भी बात करें तो इट्स नॉट रॉन्ग टू से कि ये सब भी जो है वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में से ही निकल कर आए हैं। क्योंकि जिन जिन लोगों ने इनको डेवलप किया, इन्वेंट किया या फाइंड आउट किया, उन्होंने उस बड़े सिस्टम में जो है वो प्रॉब्लम देखी कि हर चीज़ को प्रिडिक्ट करना, किसी भी एक आप कह लो कि डिसीजन पर पहुंचना जो है वो उन सबके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग हमें करना हो। और इसकी बजाय अगर हम केपी एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, जैसे हम कृष्णमूर्ति पद्धति बोलते हैं, इसके ऊपर रिलाई करके अगर हम प्रिडिक्शन करते हैं तो ये आप कह सकते हो कि बहुत ही इजी वे में हो सकती है। बहुत आप कह सकते हो एक लेमैन भी बहुत जल्दी इसको जो है सीख कर आपको पिन पॉइंटेडली बता सकता है कि क्या आपके चार्ट पे लिखा है, किस चीज का प्रॉमिस है और किस चीज का नहीं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आई होप मेरी पीपीटी सबको दिख रही है। प्लीज गिव थम्स अप। इज माय पीपीटी विजिबल टू ऑल? सबको दिखाई दे रही है? प्लीज कंफर्म कर दीजिए। चैट में कंफर्म कर दीजिए। ओके, थैंक यू सरिता जी। तो जैसा हमने कहा कि एस्ट्रोलॉजी यानी कि ज्योतिष जो है वो हमारे वेदास का एक अंग है। जो हमारे एंशियंट स्क्रिप्चर्स हैं उनमें से जो सिक्स अंग जो बोला जाता है वेदास का, वो ज्योतिष को बोला जाता है। क्योंकि ये एक ऐसी डिवाइन साइंस है जिसको आप कह सकते हो बाय द ब्लेसिंग ऑफ गॉड ही किसी को मिल पाती है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के बारे में ये भी कहा जाता है कि आप एस्ट्रोलॉजी को चूज नहीं करते हो, एस्ट्रोलॉजी आपको चूज करती है। तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं डिवाइन ब्लेसिंग अगर होती है तो तभी आप इसके अंदर आते हो, इसके के इसमें इंटरेस्ट आपका जो है वो बढ़ता है और आप इसको तभी ही सीख पाते हो। तो ये हमारा एक डिवाइन साइंस है, टू नो द पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। इवन आप कह सकते हो कि आप अगर इसको बहुत डीपली करते हो तो आप अपने पेंडिंग कर्मास, आपका लास्ट बर्थ में कैसा सिस्टम रहा, आपने कैसे कर्मास किए, और आप अब जो है वो क्या आप इस बर्थ में जो है वो देखने जाओगे, क्या चीजें आपको मिलेंगी। जो कुछ भी आप अपनी लाइफ से जुड़ा हुआ जानना चाहते हो आप एस्ट्रोलॉजी में से जान सकते हो। आप कह सकते हो कि बहुत सारी अदर मोडालिटीज भी हैं, जैसा पामिस्ट्री हो गया, आपका टैरो हो गया, आपका न्यूमरोलॉजी हो गया। बहुत सारी चीजें हैं आपकी, लेकिन हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हैं। और एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा फील्ड है, एक ऐसा आप कह सकते हो ब्रांच ऑफ फ्यूचर प्रिडिक्शन है,
जो आपको आपकी कोई भी क्यूरियोसिटी जो है वो आपकी पूरी कर सकता है। आप कुछ भी जानने की इच्छा रखो, आपको ढूंढना आना चाहिए, ये आपको ढूंढ दिखाने में आपकी जो है डेफिनेटली हेल्प करता है। तो जैसा हमने कहा कि प्राची एस्ट्रोलॉजी इज कंसिडर्ड एज द मदर ऑफ ऑल अकल्ट साइंसेस, और इसी में से बहुत सारे सिस्टम्स जो हैं वो निकले हैं, जिसे हम केपी एस्ट्रोलॉजी के नाम से जानते हैं, जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के नाम से जानते हैं, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी है, लाल किताब एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, टैरो है, पमिस्ट्री है। तो ये सब जो है आप कह सकते हो ब्रांचेस ऑफ एस्ट्रोलॉजी ही हैं, क्योंकि मेन जो एक क्रस्ट है वो हमारे जो एस्ट्रोलॉजी के बेसिक्स हैं वही सभी में इनिशियली जो है वो यूज होते हैं, तभी आप एक सेट सिस्टम की तरफ जो है वो बढ़ पाते हो। इसी तरह से अगर मैं केपी एस्ट्रोलॉजी की बात करूं तो केपी एस्ट्रोलॉजी एक बहुत ही यूनिक सिस्टम है और बहुत ही आप कह सकते हो प्रॉमिसिंग सिस्टम है, जो आपको विदाउट एनी फ्लॉ, विदाउट एनी फॉल्ट, विदाउट कंफ्यूजन जो है वो आपको ये जानने के लिए ये ढूंढने के लिए हेल्प करता है कि आपकी लाइफ में क्या क्या प्रोमिसेस आप लेकर आए हो। तो वी कैन से कि ये प्रॉमिसिंग एंड प्रोमिनेंट रिजल्ट्स देती है। एंड इसको जो है इन्वेंट किया था प्रोफेसर के एस कृष्णमूर्ति जी ने, जो साउथ के हमारे एस्ट्रोलॉजर थे, वन ऑफ द रिनाउंड। उन्होंने वैदिक एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट करा, फिर उन्होंने वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी को बहुत अच्छे से किया, और आप कह सकते हो कि हर सिस्टम से कुछ ना कुछ बेस्ट निकाल कर उन्होंने केपी सिस्टम को इन्वेंट किया, उन्होंने इस सिस्टम को बनाया। क्योंकि उन्हें लगता था कि हर सिस्टम में आपके पास बहुत सारी कॉन्ट्रडिक्टरी चीजें हैं। आपको जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं डेफिनेटली वो चीजें भी आपसे शेयर करूंगी कि हर चीज जो है वो कंफ्यूजन क्रिएट करती है। अगर आपको कोई एक चीज बता रही है कि आपकी लाइफ में ये प्रॉमिस है, तो उसके साथ ही ऐसा भी दिखता है कि दूसरी आपको कंफ्यूज कर रही है कि हो सकता है कि ऐसा नहीं है। तो आप कह सकते हो कि एस्ट्रोलॉजी एक प्रोबेबिलिटी, जो प्राचीन एस्ट्रोलॉजी है हमारी, जिसे हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी बोलते हैं, वो हमारी प्रोबेबिलिटी पे काम करती है कि ऐसा कुछ हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता है। जैसे अगर कोई नेटिव हमसे पूछे क्या मेरी मैरिज होगी, तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी हमारा वैदिक का सिस्टम है, जिसको अभी हम और थोड़ा इलेबोरेट करके भी देखेंगे, कि क्या शादी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, कोई ऐसा कॉम्बिनेशन है। आप अभी जो बता रही थी सब तरह की एस्ट्रोलॉजी, जी बिल्कुल बिल्कुल मैम, आप सीखने वाले बनिए, डेफिनेटली सिखा सकते हैं। और आई वाज देयर, हाँ। तो हम बात कर रहे थे कि आपने मेरा फ्लो तोड़ दिया। जस्ट अ मिनट, लेट मी रिकॉल, हम कहाँ थे। हम बात कर रहे थे कृष्णामूर्ति जी की, कि उन्होंने देखा कि जो हम जैसे हमने कहा कि एस्ट्रोलॉजी जो है वो प्रोबेबिलिटी पे आंसर देती है, कि अगर कोई पूछता है कि मैरिज हो सकती है, तो एक कॉम्बिनेशन दिखा रहा है कि हाँ मैरिज हो सकती है, साथ साथ में थोड़ा सा दूसरा कॉम्बिनेशन दिखता है, वो थोड़ी कंफ्यूजन पैदा करती है कि नहीं शायद अभी नहीं हो सकती है। तो इसी दुविधा को दूर करने के लिए कृष्णामूर्ति जी ने केपी एस्ट्रोलॉजी का, एक्चुअली इन्होंने तो एस्ट्रोलॉजी को फॉर्म किया था जब उनका वो चले गए इस दुनिया से, तो इस एस्ट्रोलॉजी को उन्हीं का नाम दे दिया गया, कृष्णामूर्ति पद्धति इसको बोला जाता है। तो प्रोफेसर के एस कृष्णामूर्ति जी ने इसको डेवलप किया, जो कि बहुत ही प्रिसाइज और प्रिडिक्टिव सिस्टम है। और आप कह सकते हो कि स्टार बेस्ड जो हमारी एस्ट्रोलॉजी है, उसमें उन्होंने एक यूनिक से कॉन्सेप्ट जो है वो लाए, जिसमें एक सब लॉर्ड अलग से अदर देन प्राशरी जो है इसमें ऐड किया। उन्होंने प्लेसिडस हाउस सिस्टम को यूज किया, और फिर उन्होंने प्राशरी और वेस्टर्न टेक्निक्स को भी ब्लेंड किया, और एक सेट फॉर्मूलाज बताए, जिससे कि आप पिन पॉइंटेडली टाइमिंग ऑफ इवेंट्स, प्रोमिसेस ऑफ इवेंट बहुत ही प्रिसाइजली और एक्यूरेटली बता सकते हो। केपी एस्ट्रोलॉजी की अगर इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें, तो ये बहुत ही एक्यूरेट सिस्टम है आजकल के टाइम पे, क्योंकि इट इज़ वेरी इजी टू लर्न, एक तो सीखना सबके लिए बहुत इजी है, और बहुत ही इजी है अप्लाई करने के लिए भी। क्यों? क्योंकि इसमें जो सिस्टम बनाया गया है
वो एक बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से बनाया गया है, वेरी वेल डिफाइंड है। आप देखते होंगे कि आप अगर एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो जो प्राशरी एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं, वो अपनी नॉलेज के बेस पे आपको कुछ प्रिडिक्शन करके देते हैं। फिर आप उसी टाइम पे मान लो आप किसी और एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो, वो अपने तरीके से प्रिडिक्शन देते हैं। देन इफ यू गो टू थर्ड वन, वो अपने तरीके से देते हैं। तो कहीं ना कहीं आपने ये देखा होगा कि ऐसा लगता है कि हर कोई अपने तरीके की प्रिडिक्शन दे रहा है, हर किसी का थॉट प्रोसेस अलग है, कुछ अलग ही बता रहे हैं, एक दूसरे का उनका मैच नहीं कर रहा है। लेकिन केपी एस्ट्रोलॉजी जो कृष्णमूर्ति जी ने फाउंड करी है, उसमें आप ये देखेंगे कि जो भी केपी एस्ट्रोलॉजी कर रहे होंगे उनका एक सेट फॉर्मूला रहेगा, एक कंसेप्ट जो है वो सेम रहेगा। और जो एक एस्ट्रोलॉजर कहेगा वो ही दूसरा भी एस्ट्रोलॉजर आपको बोल पाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो फॉर्मूलाज हैं, जो भी हमें प्रिडिक्शन का तरीका बताया गया है, वो बहुत ही आप कह सकते हो न्यूली मेथड है, और बहुत ही उसमें कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत क्लियर है। एक सिस्टमेटिक तरीके से उसको फॉलो करना है, और करने से आप एक नहीं सभी एस्ट्रोलॉजर एक ही प्रिडिक्शन पर जो है वो पहुंच पाते हैं। जस्ट मिनट, किसी का। ओके, तो हम यहाँ पर अब बात करते हैं कि केपी एस्ट्रोलॉजी की हमने बात करी कि ये डिफरेंट है हमारी ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी से, हमारी प्राचीन एस्ट्रोलॉजी से कैसे डिफरेंट है वो हम थोड़ा सा समझते हैं। हालांकि जब हम इसको डिटेल क्लासेस में करेंगे, बहुत डीपली हर चीज को करेंगे। आज मैं हर चीज का आपको जो है ग्लिम्स देने वाली हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि हर चीज बहुत इजी है इन टर्म्स ऑफ केपी एस्ट्रोलॉजी। तो हम देखते हैं प्राचीन एस्ट्रोलॉजी और केपी एस्ट्रोलॉजी में डिफरेंस क्या है। अभी हम मेनली जो मेन मेन है डिफरेंस उसी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है प्राचीन एस्ट्रोलॉजी में हर हाउस को इक्वल कंसिडर किया जाता है। और यहाँ पर जो केपी एस्ट्रोलॉजी में रहते हैं वो हाउसेस जो है वो इक्वल नहीं रहते। क्योंकि हमारा जो स्पेस सिस्टम है, जो हमारा तारामंडल है, वो इक्लिप्टिक शेप में हम उसको कंसिडर करते हैं, उसी के बेस में हाउसेस की डिवीजन होती है। तो एस्ट्रोलॉजी में एक राशि को जो एरिया दिया जाता है वही हाउस को दे दिया जाता है। और जो केपी एस्ट्रोलॉजी में कृष्णमूर्ति जी ने फॉर्मूला दिया, उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो है राशियां तो फिक्स हैं, लेकिन जो हाउसेस हैं वो इक्वल नहीं हो सकते। क्योंकि जो प्राचीन एस्ट्रोलॉजी है वो आपकी भाव आरंभ से शुरू होती है, और जो केपी है वो आपकी ग्रह आरंभ से शुरू होगी। तो आपका जो सिस्टम है, आपको जो प्राशरी में अगर मान लीजिए कोई एक घर में प्लैनेट दिख रहा है, तो वहां पर प्रिडिक्शन करते हुए एस्ट्रोलॉजर यही कहेगा कि इस हाउस का ही वो रिजल्ट देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा यहाँ पर बताना चाहूँ कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, लेट मी गिव मी मिनट। जैसे अगर हमारे पास कोई चार्ट है, आई होप सबको ये चीज तो पता है कि ये हमारा बर्थ चार्ट होता है, कुंडली है जिसके बेस पे हम एस्ट्रोलॉजी करते हैं। और जो लोग बिल्कुल न्यू है एस्ट्रोलॉजी में, उनको जो है बिल्कुल जीरो से ही हम करवाएंगे, ताकि जिनको बिल्कुल कुछ नहीं आता उनका कोई भी बेसिक जो है वो छूटना नहीं चाहिए। तो यहाँ हम अगर प्राची एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, तो लेट्स से अगर हमारा जो कोई प्लैनेट है, जुपिटर है अगर, अगर वो यहाँ पर प्लेस्ड है, तो हम ये मान लेते हैं कि वो पूरा का पूरा हाउस जहाँ पर वो बैठा है वो उसी का हाउस है, मतलब वहाँ की लॉर्डशिप उसको मिल गई है। लेकिन केपी एस्ट्रोलॉजी में ऐसा नहीं माना जाता। उसमें जब हम कैलकुलेशंस करके हाउसेस को बांटते हैं, तो ये ही जो जुपिटर हमें फर्स्ट हाउस में दिख रहा है, ये पिछले घर में भी जा सकता है और ये अगले घर में भी जा सकता है। तो ये एक डिफरेंस जो है, जिससे कि हमें प्रिसाइजली पता चल सकता है कि हमारा जो भी ग्रह है वो किस चीज का रिजल्ट देगा। क्योंकि अगर हम नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी की बात करें, फर्स्ट हाउस जिसका हम अभी देख रहे हैं यहाँ पर, ये हमारा जो है हमारी पर्सनालिटी को दिखाता है। तो
तो अगर यहाँ पर जुपिटर होगा तो नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी में यही कहा जाएगा कि ये इंसान जो है वो बहुत पायस हो सकता है, बहुत रिलीजियस हो सकता है, गॉड फियरिंग हो सकता है, विजडम इसके पास बहुत अच्छा हो सकता है। लेकिन अगर इस प्लैनेट की मूवमेंट हो जाती है, लेट्स से जुपिटर 12th हाउस में चला जाता है या जुपिटर 2nd हाउस में चला जाता है, तो वो जो प्रिडिक्शन रहेगी हमारी वो कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगी। तो इसकी को जो है वो डिटेल में देखने के लिए भी केपी एस्ट्रोलॉजी का जो है इन्वेंशन किया गया है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक इसमें है कि क्या डिफरेंस है इसमें। यहाँ पर हमारे पास जो है डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ प्लैनेट्स रहते हैं। प्राचीन एस्ट्रोलॉजी में, जिसे हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, यहाँ पर हम प्लैनेट्स को बहुत सारी कैटेगरीज में बांटते हैं। लाइक अगर मैं कहूँ कोई प्लैनेट जो है वो एग्जॉल्टेड है या डेबिलिटेटेड है, उच्च का है या नीच का है, मूल त्रिकोण का है, या फिर हम कहते हैं कोई प्लैनेट बेनिफिक है या मेलेफिक है, कोई शुभ प्लैनेट है या कोई अशुभ प्लैनेट है। तो उनके बेसिस पे जो है हम चीज़ों में जो है हमारा रिजल्ट जो है वो डिफर करने लगता है। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हो कि हम मैरिज के लिए शुक्र को देखते हैं, वीनस को देखते हैं, तो वहां पर अगर शुक्र जो है वो नीच का प्लैनेट हो जाए तो हम कह सकते हैं कि प्राशरी के अकॉर्डिंग की मैरिज जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। मैरिज होगी कि नहीं होगी, मतलब उसमें क्वेश्चन जो है वो मैरिज के टॉपिक पर अराइज हो सकता है। लेकिन हमारा जो केपी सिस्टम रहता है उसमें प्लैनेट्स को कोई कैटेगरी नहीं दी गई है। प्लैनेट्स जिन कोऑर्डिनेटर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जिन सिग्निफिकेटर्स को बताते हैं वो कहाँ का रिजल्ट देंगे, वो सेट नंबर्स में हमें दिखाई देता है और हम बहुत कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि क्या शादी होगी कि क्या शादी नहीं होगी। नेक्स्ट इसमें है कि योगास बहुत सारे हैं प्राची में। आपको जन्मों लग जाएंगे हर तरह के योग याद करने के लिए। और कई बार तो ऐसा भी होता है, बहुत सारे राजयोग, बहुत सारे दुर्योग बताने के बाद भी वो काम नहीं करते हुए भी दिखते हैं, क्योंकि बहुत डिटेलिंग में प्रेडिक्शन चाहिए रहती है। और हर किसी के बस का नहीं होता हर चीज को याद करने का। क्योंकि अगर आप उसमें देखोगे कुछ कॉम्बिनेशन, मैरिज की भी अगर हम बात करें तो मैरिज के लिए बहुत सारे कॉम्बिनेशंस रहेंगे कि अगर ऐसा कुछ जुड़ रहा है, शुक्र के साथ जुपिटर जुड़ रहा है, या और भी जितने भी हम रूल्स उसमें देखते हैं, तो बहुत सारे आपको रूल्स याद करने पड़ते हैं कि शादी होने के क्या क्या योगा हो सकते हैं। लेकिन केपी एस्ट्रोलॉजी में ऐसा कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, आपको स्ट्रेट वे पता चल जाता है कि क्या मैरिज होगी, क्या मैरिज नहीं होगी, क्या मैरिज अच्छी जाएगी, क्या मैरिज प्रॉब्लमेटिक होगी, क्या मैरिज होकर टूट जाएगी कि कंटिन्यू रहेगी। मतलब आप कह सकते हो कि एवरी क्वेश्चन का आंसर जो है आपको यहाँ पर प्रिसाइजली मिलता है। और जैसा मैंने कहा, एग्जॉल्टेशन, डेबिलिटेशन, रेट्रो, वक्री हो गया ग्रह, उसके बेसिस पर बहुत कंफ्यूजन रहती है, किसी को क्या प्रेडिक्ट करना है वो नहीं समझ में आता है। और केपी एस्ट्रोलॉजी में कृष्णामूर्ति जी ने एग्जॉल्टेशन, डेबिलिटेशन, रेट्रो को कोई भी प्लेस जो है वो नहीं दिया है। हमारी प्राचीन एस्ट्रोलॉजी में आपने देखा होगा डिविजनल चार्ट्स बहुत होते हैं कि अगर आपका एक, अगर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखाना चाहूँ, लेट मी शेयर द, हम अगर एक कुंडली बनाते हैं, लेट्स से एक रैंडमली कुछ भी क्रिएट करते हैं। अगर हम ये देख रहे हैं कि एक हमारी लगन कुंडली बन जाती है, उसके साथ हमारे को D9 मिलती है, जो कि इन ग्रहों की स्ट्रेंथ जानने के लिए हमें देखनी पड़ती है, मैरिज के लिए देखनी पड़ती है। उसके बाद हमारे पास इसमें चंद्र कुंडली रहती है, आपका ये वाला। आपको इसको भी देखना पड़ता है किसी भी प्रेडिक्शन पर पहुंचने के लिए। उसके बाद आपको अगर कुछ डाउट हो कि प्लैनेट्स मूव ना हो गए हों तो आपको चलित चार्ट भी देखना पड़ता है, ये वाला। फिर उसके बाद अगर आपको लगता हो कि अब मुझे जो है डिटेल में किसी को उसकी प्रॉपर्टी के बारे में बताना है, तो यहाँ पर 16 डिविजनल चार्ट्स रहते हैं, 16 षोडश वर्ग चार्ट इनको बोला जाता है, जिसमें हमें D4 को देखना पड़ेगा अगर हमें किसी को उसकी प्रॉपर्टी, उसके सुख, उसके वाहन के बारे में बताना है। तो आप देख सकते हो कितनी कुंडलियां देखने के बाद अभी इसके बाद हमें सुदर्शन चक्र देखना है,
हमें अष्टक वर्गा देखना है, आपका षडबल देखना है, भाव देखना है, सब चीजें देखने के बाद आप किसी एक प्रेडिक्शन पर पहुंच पाते हो। जबकि जो कृष्णामूर्ति सिस्टम रहेगा, जिसमें हम केपी सिस्टम की बात करते हैं, वहां पर हमारे पास प्लैनेट्स होते हैं, उनकी डिविजन्स जो हैं वो करी जाती हैं। अभी मैं ये चीज बताऊंगी कैसे इनको देखा जाता है, कि सन अगर आपकी कुंडली में किस राशि में बैठा है, और उस राशि का कौन सा नक्षत्र है, नक्षत्र का कौन सा सब है। मेनली यही तक हम जो है इसको यूज करते हैं। और ये हमें जो है बहुत इजीली पता चल जाता है कि कौन सा घर जो है किस रिप्रेजेंट हो रहा है, उसको कौन से नंबर मिल रहे हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर बताऊं कि यहाँ पर नंबरिंग सिस्टम आपके सामने निकल कर आ जाती है, जो कि आपको बहुत इजीली बता देती है कि आप क्या देख रहे हो, क्या वो चीज आपको मिलेगी कि नहीं। जैसे मैंने कहा कि अगर मैरिज की ही बात करी जाए, तो मैरिज जो है वो 7 नंबर के हाउस से देखी जाती है। तो यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर 2 7 यहाँ पर आ रहे हैं, तो इस टाइम पीरियड पे जब भी हम नेटिव का चार्ट जो है वो डिटेल में करेंगे, जैसे अभी हम कुछ देर में करने वाले हैं, तब हम देखेंगे कि उसको जो है मैरिज का प्रॉमिस मिल गया। हमें कुछ भी नहीं देखना पड़ा, हमें सिर्फ नंबरिंग सिस्टम देखा, और हमने जो है वो बिल्कुल बहुत प्रिसाइजली जो है वो बताया कि ये चीज जो है उसके साथ हो सकती है। तो हमें यहाँ पर बहुत सारे डिविजनल चार्ट देखने पड़े। केपी सिस्टम में हमें कोई डिविजनल चार्ट देखने की जरूरत नहीं पड़ती। अब अगर इतने फॉर्मूलाज हमें अप्लाई करने हैं, याद करने हैं, बहुत सारा हार्डवर्क लगाना है, अपना टाइम भी लगाना है, तो ऑब्वियसली ये वाला सिस्टम जो है वो थोड़ा सा, आप कह सकते हो कि हमारे लिए बहुत हेक्टिक हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास बहुत ही सिंपल वे में कंसेप्ट बेस्ड चीजें हैं, फास्ट एंड एक्यूरेट इजी टू लर्न प्रिडिक्शन मेथड हमें जो है वो मिलता है, जिसे हम बहुत आसानी से चीजों को सीख सकते हैं, बता सकते हैं, बहुत कॉन्फिडेंटली चीजों को बोल सकते हैं। आई होप अभी तक सबका जो है वो जो भी मैंने बताया क्लियर हो रहा है। सब लोग रिलेट कर पा रहे हैं, जो मैं बोल रही हूँ सबको समझ में आ रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है? प्लीज चैट बॉक्स में कंफर्म कर दीजिए। क्या मेरी बात सब तक पहुंच रही है? सब समझ पा रहे हैं जो मैं बोल रही हूँ? जी कंचन जी, थैंक यू। बाकी सब भी प्लीज बता दीजिए। नोबडी? क्या सबको समझ में नहीं आ रहा है जो मैं बता रही हूँ? जिनको नहीं समझ में आ रहा वो बताइए। सत्येंद्र जी को समझ में आ रहा है, जिनको नहीं आ रहा है वो भी बता दीजिए। थैंक यू रेणुका जी। किसी और का कोई जो बताना चाहें कि उनको नहीं समझ में आ रहा है? चलिए, नोबडी, तो हम कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर हमारा, ओके, पल्लवी जी ने लेट ज्वाइन किया है, चलिए ट्राई कीजिए हमारे साथ सेम पेज पे आने के लिए। तो हमने जैसे कहा कि केपी एस्ट्रोलॉजी बहुत एक्यूरेट सिस्टम है, और ये बेस्ड है कस्पल सब थ्योरी सिस्टम पर, कस्पल सबलॉट थ्योरी पर। यहाँ पर हमारे पास सिग्निफिकेटर्स होते हैं जो बहुत इजीली प्रेडिक्ट करने में, जैसा अभी मैंने नंबरिंग सिस्टम आपको दिखाया, जो नंबर है वो आपको उसमें निकालना कैसे है नंबर्स को, वो मैं सिखाऊंगी। लेकिन अगर मान लो कि आप नहीं भी सीखते हो नंबर, सॉफ्टवेयर आपको नंबर निकाल के देता है, आपको नंबर चेक करने हैं, और प्रिडिक्शन अपनी जो है वो आप इजीली दे सकते हो। तो सिग्निफिकेटर्स यहाँ पर, जो नंबर मैंने अभी दिखाए थे आपको, वो सिग्निफिकेटर थे। उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है हम प्रिडिक्शन जो है वो एक्यूरेटली कर सकते हैं। ऑल एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्ट द सेम थिंग्स, क्योंकि जैसा मैंने अभी बताया आपको कि अगर प्राशी एस्ट्रोलॉजर्स के पास आप जाओगे, तो हर किसी का अपना एक्सपीरियंस रहेगा, हर किसी का अपना वे ऑफ थिंकिंग रहेगा, क्योंकि वहां पर कोई सेट फॉर्मूला नहीं है कि इसी के अकॉर्डिंग जो है वो आपको प्रिडिक्ट करना है। और वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में भी रखते हैं। आपको यस भी बोल देंगे, आपको नो भी बोल देंगे, कि हो सकती है,
हो सकता है, ऐसी आपको जो है वहां पर वर्बली चीजें जो है वो मिल सकती हैं। तो हमारा जो केपी सिस्टम है, इसमें एक सिस्टम है जिसको सब फॉलो करेंगे, तो आप अगर 10 एस्ट्रोलॉजर्स के पास भी जाओगे तो आपको सेम आंसर ही मिलने वाला है। तो आप कह सकते हो कि इट इज गोइंग टू बी वेरी प्रिसाइज, आपको जो है वो बहुत पिन पॉइंटेडली प्रेडिक्ट करने में हेल्प करेगा कि क्या है आपकी लाइफ में, क्या प्रोमिसेस है, कब होगा, कैसे होगा। एवरीथिंग जो है हम इसमें सीखने वाले हैं। केपी चार्ट की कुछ कंपोनेंट्स, स्पेशली जिनको एक टर्मिनोलॉजी इस एस्ट्रोलॉजी की हमें पता होनी चाहिए। हालांकि जो हमारा एस्ट्रोलॉजी नॉर्मल में ही चीजें होती हैं, होती वही हैं, इनको जानने की जरूरत है क्योंकि वहां पर इनका यूज ज्यादा नहीं किया जाता, तो हमें नहीं मालूम होती। तो यहाँ पर हमारे जो केपी चार्ट को रीड करने का जो कंपोनेंट्स हमें चाहिए होंगे, वो प्लैनेट की पोजीशन चाहिए होती है कि साइन जो है, जो राशि रहती है, वो किस ग्रह की है, किस ग्रह की राशि में जो इवेंट होने का हम देख रहे हैं वो है, वो राशि किस नक्षत्र में बैठी है। उस नक्षत्र को कृष्णमूर्ति जी ने फर्दर जो है 9 डिविजन्स में डिवाइड किया, वो उसका सब बन जाता है। सब लॉर्ड जिसको उप नक्षत्र बोला जाता है। जब हम प्रश्न कुंडली करते हैं, हुरारी केपी करते हैं, तब हम सब सब पर भी चले जाते हैं कि उप उप नक्षत्र जो रहेंगे वो भी हम देख सकते हैं। लेकिन नॉर्मली हम जो है राशि नक्षत्र और सब लॉर्ड पे ही काम करते हैं। इसके साथ साथ कस्पल, कस्पल जो है जिसको कस्प बोला जाता है, वो हमारा हमारी कुंडली का भाव होता है। जैसे मैं अगर यहाँ पर आपको बताऊं कि जो लोग न्यू हैं उनको भी समझ में आ जाएगा ये चीज कि ये हमारा जो है वो बर्थ चार्ट है। और ये नॉर्थ इंडियन चार्ट है। यहाँ पर जो हाउसेस रहते हैं वो हमारे नंबर 1 से शुरू होते हैं और नंबर फिक्स होते हैं इनके हाउसेस के। तो हमें यहाँ पर जो नंबरिंग दिख रही है वो हमने राशियों की नंबरिंग लिखी हुई है, लेकिन जो हाउस है हमारा, वो हमारा ये फर्स्ट हाउस है। तो ये वाला जो हाउस है ये फर्स्ट हाउस है, ये सेकंड हाउस है, ये थर्ड है। तो एवरी हाउस जो है हमारी कुंडली का कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करता है। और ये हाउस हम इसको बोलते हैं इंग्लिश में नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी में, हिंदी में हम इसको घर बोलते हैं, इसको भाव बोलते हैं। लेकिन केपी एस्ट्रोलॉजी में कृष्णमूर्ति जी ने इसको अलग से एक नाम दिया है, कस्प। कस्प का जो डिटेलिंग रहेगा वो हम कोर्स में सीखेंगे कि क्यों कस्प बोलते हैं। लेकिन कस्प कहो, हाउस कहो, कुंडली का भाव कहो या घर कहो, तो सेम चीज जो है वो रहती है। तो यहाँ पर हमें जो नंबरिंग दिख रही है जिस जिस घर में, वो सब घर है हमारी कुंडली के, यही इन्हीं को हम कस्प बोलते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि हमारा जो फॉर्मूला जो लगेगा, जो हम जिससे प्रिडिक्शन करेंगे, वो हमारी कस्टमर पोजीशंस के ऊपर भी काम करेगी कि किस हाउस में हमारा राशि पड़ रहा है, उस राशि का नक्षत्र किस हाउस में आ रहा है, उसका उप नक्षत्र यानी कि सब लॉर्ड किस में आ रहा है, या सब सब लॉर्ड की अगर जरूरत पड़े तो उसको हम चेक कर सकते हैं। प्लैनेट के सिग्निफिकेशंस हम यहाँ पर देखते हैं, जिसको हम ग्रह के कार्येश बोलते हैं कि किस क्वेश्चन का हमें आंसर चाहिए। जैसे अगर किसी को मैरिज का आंसर चाहिए तो उसके लिए जो है वो मैरिज से रिलेटेड जो भाव होगा वो उसका कार्येश हो जाएगा। जिसका हाउस सिग्निफिकेटर अगर हम देखते हैं तो भाव का कौन सा कार्येश, कि किसी भी भाव को कौन चला रहा है, उसके लिए कार्येश कौन बन रहा है, उसको हम देख सकते हैं। इसको हम डिटेल में करेंगे। अभी जस्ट आपको जो है हर चीज के बारे में बताना है, इसलिए मैं बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ। तो वहां पर हमें ये भाव कार्येश पता चलेंगे। और हमारे पास जो कुंडली बनकर आती है कस्पल चार्ट, जिसको हम कहते हैं कि हमारी जो है, जस्ट अ मिनट, इज माई स्क्रीन विजिबल? कुछ नया आपको दिखाई दे रहा है? नई स्क्रीन विजिबल हुई है सबको? नो। ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, अब देखिए, अब दिख रही है सबको? आई थिंक
नहीं, जस्ट अ मिनट। जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओल्ड वन विजिबल। चलिए 1 मिनट में ट्राई करती हूँ फिर से। शेयरिंग में था हमारा। जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक कि आपको कैसे दिखाऊं मैं कुंडली। अभी विजिबल हुआ है कुछ कि पुराना ही दिख रहा है? प्लीज कंफर्म कर दीजिए। ओनली। ओके, चलिए मैं आपको इसी में दिखाती हूँ, जस्ट अ मिनट। हम अपनी इसी में देखते हैं जिसमें हम देख रहे थे। प्लीज चेक नाउ। आप कंफर्म करिए, दो चार्ट दिख रहे हैं आपको? चलिए दिख रहे हैं। ओके, थैंक यू। तो ये हमारा जो रहता है ये राशि चार्ट रहता है, जो हमारा नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी जो हम प्राशरी करते हैं, वैदिक करते हैं, जब हम किसी भी सॉफ्टवेयर में कुंडली बनाते हैं अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ डालकर, तो हमारी ये वाली कुंडली जो है वो बनकर आती है। अभी मैंने आपको दिखाया था कि हमें जो है बहुत सारी कुंडलियां देखनी पड़ती हैं किसी एक मेजर डिसीजन पर पहुंचने के लिए, कि हमारे लिए क्या चीजें हो सकती हैं क्या नहीं हो सकती हैं। तो हमारे को जो है बहुत सारे चार्ट जो है वो देखने पड़ते हैं। लेकिन हमारा जो केपी का चार्ट रहता है, जिसको मैंने कहा कि कस्पल चार्ट हम बोलते हैं, वो ये वाला होता है जिसमें आपको प्रिसाइजली पता चलता है कि कौन सा प्लैनेट एक्चुअली में कहाँ पर है। जैसे अगर एग्जाम्पल के लिए मैं दिखाऊं आपको कि ये दोनों एक ही मतलब बर्थ डिटेल्स के चार्ट्स बने हुए हैं, लेकिन आप देखोगे यहाँ पर जो है ये वाला हमारा 10th हाउस है, वहां पर आपको यहाँ पर राहु, जुपिटर, वीनस, मरकरी, सन, 5 प्लैनेट दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब आप कस्पल चार्ट देखते हो, जब आप केपी चार्ट देखते हो, तब आपको 10th हाउस में देखिए सिर्फ जुपिटर दिखाई दे रहा है। बाकी सारे राहु, वीनस, मरकरी, सन जो है वो 9th हाउस में चले गए हैं, वहां का रिजल्ट दे रहे हैं। जब आप किसी नॉर्मल एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो, वो इन 4 5 प्लैनेट को 10th हाउस में देखकर आपको उसी से रिलेटेड प्रिडिक्शन जो है वो देता है। लेकिन जब हम कृष्णामूर्ति जी का केपी चार्ट देखते हैं तो हमें पता चलता है कि एक्चुअली में ये 4 प्लैनेट तो इस हाउस का रिजल्ट दे रहे हैं, इस हाउस का रिजल्ट सिर्फ एक ही प्लैनेट दे रहा है। तो यही जो माइन्यूटली जो हम पिन पॉइंटेडली फाइंड कर पाते हैं, वो केपी एस्ट्रोलॉजी, जिसमें हमने ये कस्पल चार्ट की बात करी, ये कस्पल चार्ट है, ये हमें बहुत इजीली बताता है कि हमारे लिए क्या प्रिडिक्शन आ रही है। कि लाइक हमारे प्रोफेशन, 10th हाउस से हम प्रोफेशन देखते हैं, तो जुपिटर अगर हमें 5 प्लैनेट यहाँ पर दिख रहे थे, तो हमें सभी प्लैनेट जो हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड, स्टेटस से रिलेटेड रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, सिर्फ जुपिटर दे रहा है, बाकी सारे पिछले घर के रिजल्ट दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं वो अभी हम आगे समझेंगे। आई होप ये सबको क्लियर हुआ जो मैंने ये चीज बताई है। हमने बात करी कस्पल चार्ट की, जो मैंने अभी आपको दिखाया, जिसको हम स्पेशली रेफर करते हैं। सिर्फ हमें केपी चार्ट के ऊपर ही जो है काम करना होता है, जो अभी मैंने आपको कस्पल चार्ट दिखाया।
उसके बाद हमारे पास थोड़े से रूल्स रहते हैं जो हमें जो कृष्णामूर्ति जी ने दिए हैं। उन्होंने कहा कि केपी सिस्टम में जो प्लैनेट्स हैं वो नक्षत्रा में डिवाइडेड हैं। हालांकि वैदिक में भी ये कॉन्सेप्ट है कि प्लैनेट्स जो है वो नक्षत्रा के भी राशि जो रहती है वो नक्षत्रास में डिवाइड रहती है। तो यहाँ पर जो हमारे प्लैनेट्स भी हैं उन्हें भी नक्षत्रास में डिवाइड किया जाता है। और उन्होंने नक्षत्रास को अगेन सबलॉट्स में डिवाइड किया है, ताकि बहुत ही प्रिसाइजली हम ढूंढ पाए कि एग्जैक्टली रिजल्ट किस चीज का आ रहा है। इसका बेनिफिट हमें तब होता है जब हम किसी ट्विन का चार्ट देखते हैं, किसी जुड़वा लोगों का चार्ट देखते हैं, क्योंकि दोनों का बर्थ जो है आप कह सकते हो अप्रोक्सीमेटली 3-4 मिनट का या 5 मिनट के डिफरेंस पर जो है दो लोग जो है जो पैदा हुए होते हैं उनका चार्ट सेम बनेगा। तो ऑलमोस्ट प्रिडिक्शन भी आपको सेम दिखाई देगी, क्योंकि वहां पर वेरिएशन बहुत ज्यादा नहीं है, तो आपको सेम सेम जो है दोनों के बारे में बताया जाएगा। और आपने पर्सनली एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर कोई दो लोग जुड़वा हों या ट्विन्स हों जो उनकी लाइफ कभी भी एक जैसी जो है वो नहीं रहती, क्योंकि वहां पर 4-5 मिनट का भी डिफरेंस जो होता है वो हमारा जो डिफाइन कहाँ पर होता है, केपी एस्ट्रोलॉजी में होता है। यहाँ पर हम जो है वो माइन्यूटली इसीलिए देख पाते हैं क्योंकि हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो फर्दर जो है वो नक्षत्रास में डिवाइडेड हैं। नक्षत्र जो है वो फर्दर सब डिविजन्स में, जिसे हम सबलॉट कहते हैं, उसमें डिवाइडेड है। और अगर हमें जरूरत पड़े तो हम सब लॉर्ड यानी कि उप नक्षत्र से भी नेक्स्ट लेवल तक जो है वो और माइन्यूटली जो है हम प्रिडिक्शन के लेवल पर जा सकते हैं, जिससे कि पता चल सकता है कि किसी दो लोगों को जो एक ही समय पर पैदा हुए हों उनकी लाइफ में किस तरह से डिफरेंस जो है वो आ सकता है। और यहाँ पर हमारा जो प्लैनेट रहता है जिसकी भी हम अभी बात करेंगे, जैसे मैं थोड़ा एग्जांपल भी आपको दिखाऊंगी जिससे आपको क्लियर होंगी चीजें। प्लैनेट जो है वो हमारा सोर्स रहता है कि हमें कुछ भी जो हम चाहते हैं, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो हमें उसका सोर्स जो है वो प्लैनेट रहता है। और जो नक्षत्र जो हमारा उसका प्लैनेट का नक्षत्र होता है वो उसका रिजल्ट बताता है, क्योंकि जो केपी एस्ट्रोलॉजी है उसकी जो थ्योरी ही यही है कि प्लैनेट जो है वो हमेशा अपने नक्षत्र के रिजल्ट देते हैं, पहले नक्षत्र के ही रिजल्ट देते हैं। और कुछ इफेक्ट जो है उनका अपनी राशि का भी आता है जहां पर वो बैठे होते हैं, लेकिन मेनली जो है वो नक्षत्र के ही फल हमें देते हैं। और जो हम उप नक्षत्र की बात करते हैं, वो जो सबलॉट जिसे हम कहते हैं वो टेस्ट ऑफ द रिजल्ट बताता है कि आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो आपके लिए कैसा रहने वाला है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसमें समझो कि एक छोटा बच्चा है, उसको जो है आइसक्रीम खाना है, और उसकी इच्छा हुई, उसको जो सोर्स मिल गया, कौन, उसके पेरेंट्स की पेरेंट्स उसको जो है वो कुछ लेकर दे सकते हैं और वो चाहता है आइसक्रीम खाना। लेकिन पेरेंट्स जो हैं वो कह रहे हैं कि अभी सर्दी है, आइसक्रीम नहीं अच्छी तुम्हारे लिए, तो वो उसको जो है चॉकलेट ले देते हैं। तो नक्षत्र जो है वो डिफाइन करता है कि आपको रिजल्ट क्या मिला। आप चाहते तो ये थे लेकिन आपको मिला क्या, आपको आइसक्रीम नहीं मिली, चॉकलेट मिला है। अब सब लॉट जो है वो बताएगा कि आपका जो रिजल्ट आपको मिला वो टेस्ट उसका रिजल्ट का कैसा है, कि आपको वो फायदेमंद रही, नुकसानदायक रही, आपके लिए अच्छा रहा, वो बेनिफिशियल रहा कि नहीं रहा। वो सब लॉट जो है वो डिसाइड करता है कि लाइक मान लीजिए कि अगर इच्छा के अनुसार आइसक्रीम मिल जाती, वो बीमार पड़ जाता, तो सब लॉट बताता कि उसका रिजल्ट जो है वो खराब है। और अगर उसको प्रोटेक्शन मिल गई, चॉकलेट मिल गया और वो ठंडी से सर्दी से बच गया, तो उसका टेस्ट जो है वो अच्छा हो गया, उसके जो रिजल्ट्स उसके इवेंट के थे वो अच्छे हो गए। क्योंकि हम जो भी घटना जो इसको हम कहते हैं, कुछ भी होना जिसको कहते हैं, वो घटना बोली जाती है, इवेंट बोले जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्लैनेट जो रहते हैं वो सोर्स बनते हैं हमारी किसी भी घटना के लिए, और नक्षत्र उसके रिजल्ट्स को बताते हैं, और सबलॉट जो है उसके टेस्ट को बताता है। कहाँ बताता है वो अभी मैं जरूर बताऊंगी। पहले हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि अगर मैं थोड़ा प्रैक्टिकल करवाऊं तो जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है उन्हें कुछ समझ तो जरूर आए। हमारे पास 12 राशियां रहती हैं जिनके नाम है एरीज, जिसको हिंदी में मेष बोलते हैं, टॉरस यानी कि वृषभ, जेमिनी यानी कि मिथुन, कैंसर यानी कि कर्क, लियो यानी कि सिंह, वर्गो यानी कि कन्या, लिब्रा यानी कि तुला, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक, सैजिटेरियस यानी कि धनु, कैप्रिकॉन यानी कि मकर, एक्वेरियस यानी कि कुंभ, पाइसिस यानी कि मीन।
हर कोई अपनी राशियों के बारे में तो सबको नॉलेज जो है वो रहती है, कि हर कोई अपना जो राशिफल या अपनी राशि क्या है वो जानता है। तो ये हमारी 12 राशियां होती हैं जिनको नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है। पहला नंबर एरीज का है, दूसरा नंबर टॉरस का है, तीसरा नंबर जेमिनी का है, चौथा नंबर कैंसर का, पांचवा लियो का, छठा वर्गो का, सेवंथ लिब्रा, एट स्कॉर्पियो, नाइन नंबर साजिटेरियस के लिए है, 10 नंबर कैप्रिकॉर्न के लिए, 11 एक्वेरियस के लिए और 12 पाइसेस के लिए। और हमारे पास 9 प्लैनेट्स होते हैं। जो अभी हम प्लैनेट्स की बात कर रहे थे, हमारे पास 9 प्लैनेट्स होते हैं, जिसमें से 7 प्लैनेट्स ऐसे होते हैं जिनको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, जो हमें सोलर सिस्टम में विजिबल रहते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने सोलर सिस्टम आपके लिए बना रखा है। जो हम स्कूल में जो है पढ़ा करते थे कि सन रहता है, सन के आसपास प्लैनेट्स घूमते हैं, मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, ये सब प्लैनेट्स जो हैं ये हैं जिनको हम देख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इनकी पिक्चर है। तो हमारे लिए जो हम एस्ट्रोलॉजी करते हैं, उसको हम सोलर सिस्टम की तरह सन को सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम या स्पेस नहीं मानते। हम जियोसेंट्रिक एस्ट्रोलॉजी को लेकर चलते हैं कि हम अर्थ से सब चीजों को देख रहे हैं। तो हमारे लिए सन और मून जो ल्यूमिनरीज है, वो भी प्लैनेट्स हैं। तो ये दो प्लैनेट्स हो गए, सूर्य और चंद्रमा। बुध यानी कि मरकरी, वीनस यानी कि शुक्र, मार्स यानी कि मंगल, जुपिटर यानी कि गुरु, सैटर्न यानी कि शनि। ये 7 प्लैनेट्स जो हैं ये विजिबल प्लैनेट्स हैं जिनको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। और इसके बाद जो है राहु और केतु, दो ऐसे प्लैनेट्स हैं जिन्हें शैडोई प्लैनेट्स कहा जाता है, छाया ग्रह कहा जाता है। ये प्लैनेट जो हमारे पास 7 है ऊपर, ये इन राशियों को ओन करते हैं, इनके लॉर्ड हैं। इनको वर्किंग पोजीशन पे लाने के लिए प्लैनेट्स की जरूरत पड़ती है। लेकिन राहु और केतु जो रहते हैं इनको कोई भी राशि नहीं मिलती, क्योंकि ये शैडोई प्लैनेट्स हैं। लेकिन राहु और केतु को नक्षत्र जो है वो जरूर मिले हुए हैं। अगर हम नक्षत्र की बात करें, तो हमारा जो नंबर 1 है वो है हमारा अश्विनी। सेकंड नक्षत्र, हमारे पास 27 नक्षत्र रहते हैं। कि हमारी जो 12 राशियां हैं उन अगर मैं डिटेल में आपको बताना चाहूँ, तो इसमें अगर आप ये डायग्राम अगर आप देखो, आई होप सबको दिख रही है, सब देख पा रहे हैं डायग्राम? प्लीज कंफर्म कर दीजिए। सबको दिख रही है? प्लीज कंफर्म कर दीजिए, शेयरिंग हो रखी है। कंचन जी, जो स्क्वायर है ये वाला हमारा राशियों वाला, वो दिख रहा है ना? प्लीज कंफर्म कर दीजिए, उसी के लिए यस लिखा आपने। चैट बॉक्स में यस लिख दीजिए अगर मेरा ये आपको सर्कल दिखाई दे रहा है। थैंक यू कंचन जी। तो ये हमारा जो है एक तरह से आप मान लो स्पेस है, क्योंकि स्पेस को जो है राउंड शेप में लिया जाता है, और उसका जो एरिया रहता है वो आप कह सकते हो 360 डिग्री रहता है। किसी भी सर्कल का एरिया जो है वो 360 डिग्री माना जाता है जब हम अपना मैथमेटिक्स करते हैं। तो हमारा जो स्काई में जो हमारा एक आसमान है, जिसको उसके अंदर जो है एक जॉडियक की बेल्ट है। राशियां जिस बेल्ट में घूम रही है वो एक इमेजिनरी बेल्ट है। तो ये हमारा जो है वो चक्कर इसको बोला जाता है हिंदी में, जोडिक बेल्ट रहती है ये। यहाँ पर हर राशि जो है वो घूम रही है, क्योंकि कुछ भी स्टेशन नहीं है हमारी इस यूनिवर्स में। जो भी प्लैनेट्स हैं, जो भी स्टार्स हैं, इवन अर्थ है, सन है, मून है, हर चीज जो है वो मूव करती हुई है। तो हमारे स्काई में जो है वो 12 राशियों की जिनकी हमने बात करी, वो सब भी घूम रही हैं। जैसे ये नंबर 1 हमारी मेष राशि है, ये वृषभ राशि है, ये मिथुन राशि, कर्क, सिंह, कन्या,
तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये सारी राशियां जो हैं वो आसमान में हमारे घूम रही हैं। हमारी धरती के आसपास एक इमेजिनरी बेल्ट कंसीडर की जाती है, जिसमें इनको राउंड लगाते हुए इमेजिन किया जाता है, ये वहां पर चलती हुई हमें दिखाई देती हैं। आप जब हम इसको डिटेल में करेंगे, कैसे ये डिसाइड होती हैं, कैसे हमारी कुंडली बनती है, वो हम जो है वो डिटेल में करेंगे। अभी के लिए इतना समझिए कि हर राशि जो है यहाँ पर घूम रही है, और इस राशि को जो है फर्दर नक्षत्रों में डिवाइड किया गया है। जो केपी सिस्टम है, जो कृष्णा मूर्ति जी ने सिस्टम हमें दिया, कि एक राशि जो है उसमें आ, 3 नक्षत्र जो है वो आते हैं। अब अगर मान लीजिए कि कोई इंसान मेष राशि में बॉर्न हुआ हो, तो उस राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, अश्विनी, भरणी, और एक चरण जो है वो कृतिका का। कि एक जो नक्षत्र है वो आपका अश्विनी नक्षत्र आता है, दूसरा फुल नक्षत्र जो है इसमें भरणी नक्षत्र आता है, और एक जो पार्ट है कृतिका नक्षत्र, जो थर्ड नक्षत्र है, उसका भी इस राशि में आता है। अगर हम नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी की बात करें, कोई भी इंसान जो मेष लगन का पैदा हुआ हो, इवन मेष राशि का पैदा हुआ हो, तो हम जो है जनरली मेष राशि के गुण जो है उसमें डिफाइन करेंगे। हम कहेंगे कि मेष राशि का लॉर्ड जो है वो मंगल है। जो भी मंगल के गुण हैं वो सारे मेष राशि वालों के अंदर आ जाएंगे। तो हम ये कहेंगे कि हर राशि जो हर नेटिव जिसकी राशि मेष है, उनके अंदर एक जैसी ही क्वालिटीज होंगी। लेकिन हमने देखा कि इसके अंदर और डिवीजन करने से अश्विनी, भरणी और कृतिका भी इसमें ऐड हो रहे हैं। जो हमने यहाँ पर देखा कि हमारे जो नक्षत्र हैं, जो हमारी राशियां थी उसमें डिवाइड हो रखे थे, तो हमारी जो फर्स्ट राशि मेष राशि है, उसमें ये 3 नक्षत्र जो है वो आ रहे थे। अगर मैं यहाँ पर आपको मार्क करके बता दूं कि वहां पर हमने जो देखा कि यहाँ वहां पर हमारा मेष राशि में एक तो ये अश्विनी नक्षत्र आ रहा था, पूरा पूरा भरनी आ गया, और थोड़ा सा पार्ट उसमें कृतिका आ गया, कृतिका का आ गया। तो ये है हमारे जो नक्षत्र हैं, इनको डिवाइड किया, क्योंकि 27 हमारे नक्षत्र रहते हैं। और जो इनका सीरियल रहता है वो इसी तरह से रहता है कि अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्या, आश्लेषा। और अश्विनी जो है इसके लॉर्ड कौन है, क्योंकि हर चीज को चलाने के लिए, जैसे हमने राशियों की भी बात करी, उनको भी ग्रह चलाते हैं, तो नक्षत्रों को भी ग्रह चलाते हैं, इन्हीं को ही इनकी ओनरशिप दी गई है। तो जो भी इंसान मेष राशि में पैदा हुआ है और उसका नक्षत्र अगर अश्विनी नक्षत्र है, तो उसके अंदर केतु की क्वालिटीज आ जाएंगी, भले ही वो मेष राशि का हो। पहला हमने देखा कि कोई भी नेटिव अगर मेष राशि का है, यानी कि एरीज साइन का है, तो हमने कहा कि इसको मंगल रूल करता है, तो मंगल वाली जो सारी क्वालिटीज हैं वो उन सभी नेटिव्स में आ जाएंगी जो एरीज से रूल हैं, जिनका लगन है या जिनकी राशि है, या चंद्र राशि है या लगन है, उनके अंदर हम सोचेंगे कि सबके अंदर यही नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी में यही बोला जाता है। लेकिन जब हमें पता चला कि एक इंसान जो है वो मेष राशि में तो पैदा हुआ है, लेकिन उसका जो नक्षत्र है वो अश्विनी नक्षत्र है, और अश्विनी नक्षत्र को कौन रूल करता है, केतु रूल करता है। तो मंगल की क्वालिटीज तो होती हैं कि एनर्जेटिक बहुत है, बहुत बोल्ड है, एरोगेंट है, लड़ाई झगड़ा करने वाला है, लीडर लाइक है। लेकिन केतु की क्वालिटी जो रहती है वो डिटैचमेंट की रहती है। केतु स्पिरिचुअल प्लैनेट है, अध्यात्म से जुड़ने वाला प्लैनेट है। वो चाहता है कि मोक्षा की तरफ बढ़ा जाए, हर चीज को जो है जाने दिया जाए, किसी भी चीज को पकड़ कर रखने की कोशिश ना की जाए। तो जिस इंसान का एरीज राशि होगा और अश्विनी नक्षत्र होगा, उसके अंदर केतु के गुण आ जाएंगे। और उसके बाद हमने देखा नेक्स्ट जो है, इसी एरीज राशि में भरणी नक्षत्र आ रहा है। अब भरणी नक्षत्र को जो है कौन रूल करता है, वीनस यानी कि शुक्र। यहाँ हमने देखा भरणी यहाँ है, इसके लॉर्ड कौन है, वीनस। तो यही जो एरीज राशि का इंसान था, उसका जब नक्षत्र भरणी हो गया, तो वो लग्जूरियस ओरिएंटेड हो गया, उसको हर तरह के ब्रांड पसंद आने लग गए, वो हर चीज ब्रांडेड चाहता है, हर लाइफ में हर कंफर्ट चाहता है, उसको बहुत सारे, आप कह सकते हो कि रिलेशनशिप चाहिए, हर तरह की सुख सुविधाएं जो है वो उसको जानने हैं।
जिसका भरणी नक्षत्र आएगा, राशि वही रहेगी एरीज, जिसका आप कह सकते हो कि नक्षत्र डिवीजन में हमें भरणी मिला है। अब अगर किसी का लास्ट वाला चरण अगर किसी को मिल जाता है तो कृतिका नक्षत्र का मिल जाएगा, राशि वही रहेगी मेष राशि। अब कृतिका का जो लॉर्ड है वो है सन, ये कृतिका है, इसके सामने सन लिखे हुए हैं, तो जो सन का ऑरा है, जो उनका रिस्पेक्टफुल, जो किंगली बिहेवियर है, जो वो सेल्फ रेस्पेक्ट को इम्पोर्टेंस देते हैं, जो जेनरोसिटी है, जो स्ट्रिक्टनेस है सन की, वो इस नेटिव के अंदर आ जाएगी। तो राशि सेम है, एरीज ही। अगर हम राशि के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हर कोई जो है मेष राशि देखकर आपको जो है मेष राशि के गुण बताने लगेगा मंगल के अकॉर्डिंग। लेकिन जब हम उसमें डीप डाइव करते हैं, कृष्णा मूर्ति जी के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो हमें पता चलता है कि क्या राशि में अश्विनी के रिजल्ट मिल रहे हैं, क्या भरणी के मिल रहे हैं, या कृतिका के मिल रहे हैं। यहाँ तक सबको समझ में आया? सबको क्लियर हुई है ये चीज? प्लीज कंफर्म कर दीजिए चैट बॉक्स में। ओके, कंचन जी का कंफर्मेशन तो आया है। बाकी सबको आई ये चीज समझ में? प्लीज कंफर्म कर दीजिए। ओके सरिता जी। तो ये था, हमने आपको जो है एग्जाम्पल समझाया। तो हमारा जो ये सिस्टम है, चलिए थैंक यू एवरीवन, सबको ये चीज क्लियर हुई। तो हमारी जो डिवीजन यहाँ पर जो कृष्णा मूर्ति जी ने दी है वो नक्षत्रा बेस दी है। जो मैंने कहा कि हमारी राशि फर्दर जो है वो नक्षत्रास में डिवाइडेड है। आगे हम सब चीज़ों को डिटेल में देखेंगे। अभी जस्ट आप कह लो कि एक जिनको बिल्कुल कुछ नहीं पता उनके लिए जो इंफॉर्मेशन जो है, ताकि सबको ये चीज़ समझ में आए, तो मैं ऊपर ऊपर से अभी बता रही हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास 27 नक्षत्र होते हैं, 27। तो 27 को जो है वो 3 इक्वल पार्ट्स में जो डिवाइडेड रहते हैं। कि अगर अश्विनी से शुरू होकर अश्लेषा तक जा रहे हैं, तो नेक्स्ट सेट जो है वो नक्षत्रा का मघा से स्टार्ट होकर ज्येष्ठा तक जाता है। और उसके बाद फिर मूला से शुरू होकर रेवती तक जाता है। और उनके लॉर्ड्स जो है वो सेम रहते हैं, अश्विनी मघा और मूला केतु के अंडर आते हैं। भरणी पूर्व फागुनी पूर्व आषाढ़ा वीनस के अंडर। कृतिका उत्तर फाल्गुनी उत्तर आषाढ़ा सन के अंडर। रोहिणी हस्ता श्रवण मून के अंडर। तो ये सारे जो हैं आपके सामने जो लिखे हुए हैं, ये हमारे आप कह सकते हो कि नक्षत्र हैं। और उनके रोहित जी, इसको हम डिटेल में क्लास में करेंगे। अभी जो चल रहा है इसको पहले कर लें कंप्लीट। तो हमारे ये है कि ये डिवीजन हमें जो है नक्षत्र के बेस पर भी मिल जाती है। अगर टाइम बचता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। देन हमने बात करी कि हमारा ये था कि नक्षत्र का रिजल्ट जो है वो सबलॉट जो है वो टेस्ट ऑफ द रिजल्ट जो है हमें बताता है। तो उसी के लिए मैंने आपको जो है नक्षत्र की डिविजन्स की क्या उसका जो है वो डिफरेंस आता है वो आपको यहाँ पर बताया। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो कैलकुलेशन की जाती है वो कुछ कैसे की जाती है। जैसे मैंने कहा कि एक पूरा सर्कल है, ये वाला जो हमें आपको दिखाया मैंने, ये 360 डिग्रीज का है। और उसमें फिर हमने देखा कि हर राशि को जो है नक्षत्र जो है वो उसमें डिवाइडेड है। और उसके बाद कृष्णा मूर्ति जी ने उनको सब डिविजन्स भी दी हैं, जिसको हम सब लॉट्स भी बोलते हैं। तो वो कैसे बनती है कि हमारा जो जॉडिक बेल्ट हमने देखा वो 360 डिग्री का एरिया है, पूरा जो गोल चक्कर हमें दिखा था, जिसमें हमारे जॉडियक्स और नक्षत्र हमें दिखाई दिए। हर जो हमारा जो 360 डिग्री का एरिया है उसमें 12 राशियां हैं हमारे पास। 12 राशियों से जब हमने 360 डिग्री के एरिया को डिवाइड किया तो हमें 30 डिग्री का एरिया मिला। हमारे पास 27 नक्षत्र थे जो अभी हमने देखे। तो हमने अगर 360 डिग्री एरिया को 27 से डिवाइड किया तो हमारे पास 13 डिग्री 20 मिनट्स का जो है वो स्पैन आ जाता है, जो नक्षत्र को मिल जाता है। इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो 800 मिनट्स हो जाते हैं। अगर आप चाहे तो मैं यहाँ पर आपको जो है बता सकती हूँ कि हमारा जो है वो 13 डिग्रीज है। और 13 डिग्रीज को हम जो है मल्टीप्लाई करते हैं 60 के साथ। सॉरी,
60 के साथ तो हमारा कितना आ जाएगा? एनीबडी? 13 × 60, 780। और हमारे पास जो और मिनट्स थे, ये हमने जो 13 डिग्रीज को 60 से डिवाइड करके इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर लिया। डिटेल में हम क्लास में करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 780 मिनट्स आए, और जो हमारे पास 13 डिग्रीज के बाद 20 मिनट्स ऑलरेडी थे, उसको भी हमने इसमें ऐड कर लिया, तो हमें 800 मिनट्स जो है वो मिल जाते हैं। तो इस तरह से हम इसकी कैलकुलेशन जो है वो करते हैं। और ईच नक्षत्रा को भी एक प्लैनेट एज ए लॉर्ड जो है वो मिला हुआ है, जो अभी हमने देखा। हमारा अश्विनी का लॉर्ड केतु था, और भरणी का लॉर्ड वीनस था, कृतिका का लॉर्ड सन था, एंड सो ऑन। तो सबके पास एक लॉर्डशिप जो है वो रहती है। और हर नक्षत्रा जो है वो एरी साइन के 0 डिग्री से स्टार्ट होता है। थैंक यू सरिता जी। तो हर नक्षत्र जो है वो 0 डिग्री से स्टार्ट होता है एरी साइन में। और ईच नक्षत्र इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 डिविजन्स, ईच ऑफ 3 डिग्री 20 मिनट्स, नोन एज चरण। क्योंकि नक्षत्र को फर्दर 4 डिविजन्स में डिवाइड किया जाता है। बहुत डिटेलिंग में जो है हम क्लास में करेंगे। अभी के लिए हम जो है इसमें प्रेडिक्शन कैसे करनी है वहां तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको रियलाइज हो कि कितनी इजी है केपी एस्ट्रोलॉजी। देन हमने कहा था कि ईच नक्षत्र, जिसको स्टार भी कहते हैं, नक्षत्र लॉर्ड या स्टार लॉर्ड भी बोला जाता है, इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 9 डिविजन्स विच आर कॉल्ड एज सबस। क्योंकि सब लॉर्ड थ्योरी पर काम करती है केपी एस्ट्रोलॉजी, और नक्षत्र को फर्दर डिवाइड करने से जो है हमें सब लॉर्ड्स मिलते हैं। द प्लैनेट रूलिंग द एरिया ऑफ सब इन एनी नक्षत्र इज कॉल्ड सब लॉर्ड। जो भी जिस भी नक्षत्र में जो भी प्लैनेट फॉल करेगा, जो भी सबलॉट जो डिवीजन जो उसकी करी जाएगी, वो सबलॉट कहाएगी। और अगर इसको भी मैं आपको बताना चाहूँ तो आप ऐसा इसको समझ सकते हो कि लेट से कि हमारे पास एक नक्षत्र रहता है। आई ट्राई अगर यहाँ पर बता सकूं आपको। थिंक ऐसा कि लेट से, जस्ट अ मिनट, ड्राइंग ही करते हैं हम पूरा, तभी समझ में आएगा। जस्ट अ मिनट। हम यहाँ पर देखते हैं कि हम जो ये डिवीजन डिवीजन कर रहे हैं ये क्या हो रहा है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। कि हमने देखा, एक तो हमारे पास सर्कल था जो हमारा स्पेस है, जिसको हमने कंसिडर किया ये हमारे यूनिवर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, या हम कहें इसी में हमारे जो है सब प्लैनेट जो है वो घूम रहे हैं। यहीं पर हमारी अर्थ भी है, लेट से यहीं पर है कहीं अर्थ, हम यहाँ से देख रहे हैं। और हमने देखा कि हमारे आसपास जो है वो 12 राशियां जो है वो घूम रही हैं। जैसे अभी मैंने आपको जो डायग्राम दिखाई उसमें हमें दिखाई दिया, लेट से कि एक राशि जो है वो यहाँ घूम रही है। अब इस राशि में हमने कहा कि इसको जो है 3 नक्षत्रा में डिवाइड किया गया है। जो नक्षत्रा में डिवाइड किया गया है वो कॉन्सेप्ट वैदिक का ही है, उसमें कुछ नया नहीं है। वो वैदिक में भी रहता है, लेकिन उसमें प्रिडिक्शन जो है वो करना बहुत आसान नहीं लगता लोगों को। तो ज्यादातर लोग जो है वो लेते नहीं, पढ़ते बहुत लंबा है नक्षत्रा को, लेकिन उसको प्रिडिक्शन में अप्लाई करना जो है वो नहीं आता। तो यहाँ पर हमने कहा कि ये एक राशि है हमारी, उसमें 3 नक्षत्र हमने देखे थे कि वो आ रहे थे। लेट्स से कि 2 नक्षत्र पूरे पूरे हैं हमारे, और एक हमने कहा कि एक जो थर्ड वाला नक्षत्र हमें, सॉरी, थर्ड राशि में, सॉरी राशि में जो थर्ड नक्षत्र आ रहा है उसका एक ही जो चरण है हमें मिल रहा है, क्योंकि हर नक्षत्र हमने कहा कि 4 चरण में डिवाइडेड हो जाता है। अब जो सबलॉर्ड थ्योरी की हमने बात करी वो कैसे फॉर्म होती है, वो इस तरह से आती है कि लेट से कि ये वाली जो हमारी राशि हमें दिख रही है, और हमने इसमें जो है वो एक नक्षत्र हमने निकाला। थोड़ा हम इसको बड़ा कर लेते हैं कि ये हमारा एक नक्षत्र है। ये वाला जो हमारा पार्ट है इसको अगर हम बड़ा करते हैं, तो उसके बाद हम देखते हैं कि इसकी डिविजन्स कैसी होंगी। कि लेट से कि ये जो राशि है हमारी, आ, ये हमारा नक्षत्र है लेट से कृतिका, जो अभी हमने देखा कृतिका नक्षत्र है। तो इसके लॉर्ड कौन थे?
सन थे इसके लॉर्ड। इसको कौन रूल कर रहा था? सन रूल कर रहा था। तो जब हम इस कृतिका नक्षत्रा की डिविजन्स फर्दर करेंगे जिससे हमें सब लॉर्ड मिलेंगे, तो हम जो कृष्णमूर्ति जी ने फॉर्मूला दिया, वो उन्होंने कहा आप यहाँ से जो है वो चलना शुरू होगे, तो पहला जो आपको सब लॉर्ड मिलेगा वो सन का ही मिलेगा। और सन के बाद फिर हमारी विंशोत्तरी दशा का पैटर्न जो है वो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। कैसे? कि विंशोत्तरी दशा का जो हमारा पैटर्न रहता है वो रहता है कि सबसे पहले केतु का नक्षत्र आया था, केतु आता है, फिर वीनस आता है, फिर सन आता है, देन वी हैव मून, फिर मार्स, फिर राहु, फिर हमारा जुपिटर, फिर सैटर्न, एंड देन मरकरी। तो ये हमारा सीक्वेंस रहता है हमारी विंशोत्तरी दशा सिस्टम का। एंड यही फॉर्मूला जो है नक्षत्रा के सब डिविजन्स करने में अप्लाई होता है। तो जो भी नक्षत्रा होगा उसका जो लॉर्ड होगा वहीं से ही डिवीजन स्टार्ट होगी, पहली डिवीजन उसी की मिलेगी। कि सन है तो सन की ही मिली। इसके बाद जो दूसरी डिवीजन मिलेगी, जो सन के बाद दूसरा प्लैनेट हमारा कौन सा है? मून, ये वाला। तो नेक्स्ट जो हमें मिलेगी वो मून की डिवीजन मिलेगी। इसी तरह से हमारी जो 9 डिवीजन्स होंगी वो आगे आगे चलती जाएंगी और हमें सारे जो हैं वो सब लॉट्स मिलते जाएंगे। मून के बाद मार्स की डिवीजन हो जाएगी, मार्स के बाद राहु की डिवीजन मिल जाएगी, राहु के बाद जुपिटर की, एंड सो ऑन, जिसको हम डिटेल में करेंगे इन क्लास। लेट मी चेक क्या बोल रहे हैं सब। चलो, आई होप ये चीज सबको समझ में आई है। कुछ कुछ समझ में आई है सबको ये चीज? ओके, चलिए, थैंक यू। तो इसी पैटर्न पे, जैसे अगर मैं मान लूं कि नेक्स्ट अगर मैं देखूं कोई और नक्षत्र की बात करें, तो लेट से आश्लेषा की बात करते हैं जिसका लॉर्ड जो है वो मरकरी होता है। कि ये हम आश्लेषा की बात कर रहे हैं जिसका लॉर्ड जो है वो मरकरी होगा। तो इसका जो फर्स्ट डिवीजन होगी वो मरकरी की ही, सब लॉर्ड जो होगा वो मरकरी ही आएगा। क्योंकि कृष्णमूर्ति जी ने जब डिविजन्स करी तो प्लैनेट्स के ही नाम दिए। तो पहले मरकरी का आएगा, मरकरी के बाद केतु आता है, केतु आएगा क्योंकि मरकरी खत्म होता है ऊपर आ जाते हैं हम। केतु के बाद फिर वीनस, वीनस के बाद सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न। तो इनकी डिवीजन जो है वो इस तरह से जो है वो बन जाएंगी हमारे सब लॉर्ड्स की। तो ये तो हुआ थ्योरी पार्ट। इसको जब हम डिटेल में करेंगे तब आप इसको बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे। अभी हम थोड़ा सा प्रिडिक्शन लेवल पे चलते हैं ताकि आपको पता चले कि हम ये देखते कैसे हैं और कैसे इनको जो है वो पकड़ा जा सकता है। यहाँ तक हमने किया था कि जो एरिया ऑफ सब इन एनी नक्षत्रा इज कॉल्ड सब लॉर्ड, और सब लॉर्ड ही जो है वो रियल बैकबोन है हमारे केपी सिस्टम की। किसी भी प्रॉमिस को चेक करने के लिए हमें पहले सब लॉर्ड को ही चेक करना पड़ता है। व्हेन वी डिवाइड नक्षत्र लॉर्ड ऑफ फर्स्ट सब, जो अभी मैंने आपको समझाया कि हर सब का जो हर नक्षत्र का जो फर्स्ट सब होगा वो नक्षत्र का जो लॉर्ड होगा वही होगा। जैसे आश्लेषा से अगर शुरू होगा तो मरकरी ही फर्स्ट जो है सब लॉर्ड होगा। और अगर आपका अश्विनी से शुरू होगा तो केतु होगा। तो जो भी प्लैनेट उसका लॉर्ड होगा वहीं से नक्षत्र की डिवीजन जो है वो स्टार्ट होने वाली है। अब हम देखते हैं कि रूल्स क्या रहते हैं यहाँ पर हमें, जो हम मैंने आपको स्टार्टिंग में सिग्निफिकेटर्स दिखाए थे, नंबरिंग सिस्टम पर बेस्ड रहती है। तो आपको जो है सॉफ्टवेयर बहुत आसानी से नंबर्स निकाल कर देता है, जिसको आप सिर्फ टैली करते हैं, सिर्फ आप अपना जोड़ तोड़ लगाते हैं तो जान सकते हैं कि क्या होने वाला है। तो यहाँ पर हमें सिग्निफिकेटर ऑफ प्लैनेट्स एंड हाउसेस चाहिए रहते हैं। कुछ भी ग्रुपिंग ऑफ हाउसेस हमें चाहिए रहता है, क्योंकि कोई भी प्लैनेट अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। कि अगर मान लीजिए आज का अगर हम एग्जाम्पल लेते, जैसे हम मैरिज पर बात करने वाले हैं, तो अगर हम मैरिज की बात करते हैं तो मैरिज में ऐसा तो नहीं है कि कोई भी इंसान उठता है और उसकी मैरिज हो जाती है, या मैरिज करने के लिए वो सोचता है और एकदम से मैरिज हो जाती है। उसकी पूरी प्लानिंग रहती है कि आपको एक पार्टनर चाहिए, फिर आपकी डिजायर चाहिए, फिर उसके बाद आपको एक फैमिली चाहिए जो आपको सपोर्ट करे, आपको फैमिली में ग्रोथ ऐड करनी है। तो सब चीजें मिलकर जो है वो आपको किसी भी इवेंट को देने में हेल्प करती हैं। कुछ भी आप जो लाइक अगर आप मान लो कि आप जॉब करना चाहते हो,
तो आपको जॉब भी होना चाहिए, उसमें स्टेटस पोजीशन मिलना चाहिए, पैसा मिलना चाहिए। तो हर चीज मिलकर ही आपको जो है कोई भी इवेंट जो है वो दे सकती है। इसीलिए यहाँ पर जो है ग्रुपिंग ऑफ हाउसेस पर काम किया जाता है, टू फाइंड एनी प्रॉमिस इन चार्ट, कि क्या आपको जो भी आप पूछना चाहते हो किसी भी इवेंट के बारे में, लाइक चाइल्ड बर्थ होगा कि नहीं, पैसा आएगा कि नहीं, कब आएगा, कितना आएगा, जो भी आप जानना चाहते हो उसको जानने के लिए ग्रुपिंग ऑफ हाउसेस यहाँ पर जो है वो डिफाइन किए जाते हैं। कैसे फाइंड करते हैं हम प्रॉमिस? हम पहले किसी भी रेलेवेंट हाउस को चेक करते हैं, फिर उसका कस्पल लॉर्ड चेक करते हैं। सीएसएल को हम कस्पल लॉर्ड बोलते हैं, जो कि एक प्लैनेट ही होने वाला है। एग्जाम्पल अगर मैं अभी डिटेल में बताती हूँ आपको, किसी भी इवेंट की बात करें, लाइक अगर हम मैरिज की ही बात करें, तो मैरिज से रिलेटेड हाउस हम चेक करेंगे, फिर हम उसका कस्पल लॉर्ड जो है वो चेक करेंगे, और उसका जो है स्टार लॉर्ड हम चेक करेंगे, एंड सब लॉर्ड की जरूरत पड़ेगी तो उसको भी चेक करेंगे। हालांकि यहीं तक हमें आंसर जो है वो मिल जाएगा। कैसे मिलेगा अभी हम समझते हैं। उसके लिए पहले हमें हाउसेस के बारे में पता होना चाहिए। जैसा मैंने कहा कि ये हमारा एक बर्थ चार्ट है, हमारी कुंडली है, और हमने यहाँ पर जो है जो 12 हाउसेस बना रखे हैं, जिसको हम केपी में कस्प बोलते हैं, वो हर एक जोन को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर हम बहुत ही स्पेसिफिकली जो पॉइंट्स हैं उसी को लेकर आए हैं, कि अगर हम फर्स्ट हाउस की बात करें, तो आपको अगर अपनी सेल्फ के बारे में जानना है, हेल्थ, आपको एज, अपनी फिजिक के बारे में जानना है, तो आप फर्स्ट हाउस के कस्पल सबलॉर्ड को चेक करोगे। आपको अपनी फैमिली, अपने फाइनेंसिस को जानना है, आपको कितना धन मिलेगा, कितना फैमिली के साथ बॉन्डिंग रहेगी, क्या रहेगा फैमिली के साथ रिलेशन, एवरीथिंग जो भी आप पैसे और फैमिली से जुड़ा हुआ जानना चाहोगे, वहां पर आपको सेकंड हाउस के कस्पल लॉर्ड की जरूरत पड़ेगी। जब थर्ड हाउस की हम बात करेंगे, तो यंगर सिबलिंग्स की बात करनी हो, किसी भी तरह की कम्युनिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, ट्रैवलिंग, आपकी शॉर्ट ट्रैवलिंग, ये सब चीजें जो है वो थर्ड हाउस से देखी जाती हैं। फोर्थ हाउस से हम जब भी देखेंगे, तो हमें फोर्थ हाउस का जो कस्पल सबलॉर्ड होगा वो मदर के बारे में, हमारी प्रॉपर्टी के बारे में, हमारे एजुकेशन के बारे में, व्हीकल्स के बारे में बताएगा। जी, कुशाल सुराना जी, आई होप मैंने आपका नाम सही प्रोनाउंस किया। जी बोलिए, अनम्यूट करिए। हेलो। जी मैम, ये जो अभी जो राशि में बता रहे हैं, एक में सेल्फ हेल्थ एज और ये आके जन्म तारीख की तारीख ये देखना है या फिर अभी का देखना है, करंट करंट का देखना है? जन्म वाली कुंडली में देखना है। जन्म की जो कुंडली होती है उसी का देखना है। उसमें बिल्कुल। तो वो अभी का जो होता है वो क्या होता है एक्चुअली, वो अभी जो हमारा रनिंग होता है? ट्रांजिट का होता है, वो भी हम अप्लाई करते हैं जब हम टाइमिंग ऑफ इवेंट करते हैं, कि कुछ भी जो होना है वो प्रॉमिस है, वो हम यहाँ से ढूंढेंगे। कब होना है उसके ऊपर हम गोचर अप्लाई करते हैं, जिसको ट्रांजिट बोलते हैं, जो अभी की कुंडली होती है। ओके, थैंक यू जी, मैम। वेलकम। थैंक यू बहुत बहुत, थैंक थैंक यू। तो हमने कहा कि फोर्थ हाउस जो है, सॉरी, फोर्थ कस्बल लॉर्ड जो है वो प्रॉपर्टी, एजुकेशन और व्हीकल, क्योंकि फोर्थ हाउस जो केपी में एजुकेशन को भी बताता है, तो आप जो अपनी जो इनिशियल जो एजुकेशन रहेगी वो आपकी फोर्थ हाउस से ही काउंट होगी। फिफ्थ हाउस से आप जो है, जो सॉरी, फिफ्थ कस्पल लॉर्ड जो है आपको बताएगा आपकी प्रोजेनी, चाइल्ड बर्थ के बारे में, किसी भी तरह का स्पेकुलेशन में जाना। हमने अभी बहुत ही माइन्यूटली, मतलब आप कह लो बहुत ही स्पेसिफिक जो है, अभी के लिए जितना जरूरी था उतना ही लिया है। इसको सबको हम डिटेल में करेंगे, क्योंकि हर हाउस जो है वो वेरियस चीजें बताता है, हर प्लैनेट वेरियस चीजें बताता है। तो इन डिटेल हम करने वाले हैं। अभी के लिए जो है इतना, जितना हम कर रहे हैं उतना समझ लीजिए, कि यहाँ से जो है लव अफेयर्स भी देखे जाते हैं, प्रोजनी देखी जाती है, स्पेकुलेशन देखी जाती है। सिक्स्थ कस्पल सबलॉर्ड जो रहेगा वो हमारी डिजीजेस को बताएगा, हमारे डेट्स कितने हैं, कोई कोर्ट केसेस, कोई लिटिगेशन है, उसके बारे में जो है बात करेगा सिक्स कस्पल सबलॉर्ड। सेवंथ जो है वो हमारी मैरिज को रिप्रेजेंट करता है, हमारे स्पाउस को, जो हमारा मैरिटल पार्टनर होगा। इवन बिजनेस को और बिजनेस पार्टनर को भी सेवंथ हाउस जो है रिप्रेजेंट करता है। तो हम कहेंगे कि सेवंथ कस्पल सबलॉर्ड जो है वो देखना पड़ेगा जब हम इन चीजों की बात कर रहे होंगे। एट्थ हाउस की अगर हम बात करें, तो क्रोनिक डिजीज आप कह लो, जो एट्थ कस्पल सबलॉर्ड जो है वो क्रोनिक डिजीजेस को दिखाएगा, एक्सीडेंट्स को दिखाएगा, और सडननेस है ये, सडन लॉसेस एंड गेन्स को भी यही वाला कस्पल सबलॉर्ड जो है बताएगा। नाइन्थ हाउस का कस्पल सबलॉर्ड जो है वो फादर के बारे में, हायर लर्निंग के बारे में और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के बारे में बताता है।
टेंथ हाउस जो है वो हमारा, सॉरी, कस्पल सब लॉर्ड जो है वो हमारा प्रोफेशन और स्टेटस को बताएगा। आपका जो 11th कस्बल सबलॉर्ड होगा वो आपके गेम्स को, आपकी डिजायर फुलफिलमेंट को बताता है कि आप कितना आपको प्रॉफिट होगा, आप कितनी आपकी इच्छाएं जो है वो पूरी होंगी, वो आपके 11th कस्बल सबलॉर्ड से पता चलेगा। 12th कस्बल सबलॉर्ड जो होगा वो आपका फॉरेन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे, कोई आना चाहता है, कोई जाना चाहता है, प्रिजन के बारे में किसी का प्रॉब्लम किसी को हो जाए, किसी को इम्प्रिजनमेंट होती है तो 12th हाउस देखा जाता है। हॉस्पिटलाइज कोई हो जाता है तो 12th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड बताएगा। इन्वेस्टमेंट अगर किसी ने करनी है तो आपका 12th हाउस का कस्पल लॉर्ड जो है वो आंसर देगा। ओके। तो इतना हमने ये किया, ये जाना कि ये क्या है। ये अगर हमने यहाँ पर जो है स्पेसिफिकली नाम लिखे हुए हैं कि यहाँ से क्या क्या देखा जा सकता है, तो इसका मतलब है ये कहीं ना कहीं प्राइमरी हाउसेज हैं उन चीजों के लिए जो जो यहाँ पर लिखी गई हैं। जैसे हमारा आज का एग्जाम्पल है मैरिज का कॉन्टेक्स्ट, हम मैरिज के ऊपर बात करने वाले हैं कि मैरिज कैसे देखी जाएगी। तो हमें क्या चाहिए, मैरिज की बात करनी है तो हम कौन सा कस्पल सबलॉर्ड देखेंगे, 7th का कस्पल सबलॉर्ड देखेंगे। अब यहाँ पर हमने कहा कि प्राइमरी हाउस जो है वो हमारा 7 हो जाएगा क्योंकि मैरिज 7th हाउस से देखी जाती है। लेकिन मैरिज जैसे मैंने कहा उसमें जब मैरिज होगी, पहले तो मैरिज में डिजायर भी होगी। अगर आप कहो कि अगर हम आज की बात करें तो लाइक करण जौहर हैं, एकता कपूर हैं, ये लोग अगर चाहें तो मैरिज नहीं कर सकते क्या, बहुत इजीली कर सकते हैं, हर कोई रेडी हो जाएगा करने के लिए, लेकिन उनकी डिजायर नहीं है। तो कुछ भी करने के लिए पहले डिजायर चाहिए। तो डिजायर जो है वो 11th हाउस से आती है। तो 11th हाउस जो है वो मैरिज हाउस का सपोर्टिंग हाउस बनेगा कि डिजायर होगी, फिर इंसान मैरिज करने की कोशिश करेगा। मैरिज करेगा किससे, फैमिली की ब्लेसिंग के साथ और फैमिली की ग्रोथ के लिए, कि अगर कोई फैमिली मेंबर ऐड होता है तो डेफिनेटली फैमिली ग्रो करती है। तो यहाँ पर हमारा सेकंड हाउस जो है वो सपोर्टिंग हो जाता है। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि हमारा मैरिज देखने के लिए जो हमारा प्राइमरी हाउस है वो है 7। 7 इज प्राइमरी हाउस, मेन हाउस जिसको आप कह सकते हो। और इसके लिए सपोर्टिंग कौन चाहिए, एक तो सेकंड हाउस चाहिए और दूसरा हमें 11 हाउस चाहिए। तो जो हमने अभी बात करी थी कि ग्रुपिंग ऑफ जो हाउसेस है वो किसी ना किसी इवेंट को ही बता सकता है। तो हमारी मैरिज के लिए जो ग्रुपिंग हो गई वो क्या हो गई, 2, 7, 11, कि किसी भी इंसान के चार्ट में जब ये कॉम्बिनेशन आ रहा होगा 2, 7, 11 का, तब मैरिज होने की पॉसिबिलिटी उसके चार्ट में हमें दिखाई देगी। उसमें अगर तीनों आ जाते हैं दी बेस्ट, कम आते हैं तब भी, मतलब दो आते हैं तब भी बेस्ट, अगर इनमें से एक भी आ जाता है तो भी हम कहेंगे मैरिज की पॉसिबिलिटी हो सकती है। कैसे, इसमें एक आपको मैं चार्ट पे दिखाऊं तो, जस्ट मिनट, ताकि आपको जो है रीड करना आ जाए। फॉर एग्जाम्पल हमने एक चार्ट लिया हुआ, सबको विजिबल है ये, प्लीज कंफर्म कर दीजिए सबको विजिबल हो रहा है कि कुछ और इंक्रीज करूं। यस मैम, थैंक यू कंचन जी। तो ये हमारा जो है वो केपी चार्ट है और ये हमारा राशि चार्ट है। राशि चार्ट जो हमारी नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी में बनता है, क्योंकि जब हमें केपी में भी राशि देखनी होती है कि कौन सी राशि में कोई प्लैनेट बैठा है, तो हम राशि यहीं से चेक करेंगे कि यहाँ पर जिस नंबर की राशि में प्लैनेट बैठा है वही उस प्लैनेट की जो है वो राशि है। लेकिन जो हमारा रेफरेंस रहता है वो पूरी जो प्रिडिक्शन रहती है वो केपी चार्ट के ऊपर रहती है, ये वाले चार्ट के ऊपर। अब जैसे मैंने कहा कि हमें जो है अगर मैरिज देखनी है तो हम क्या करेंगे, हम 7th हाउस के कस्पल सबलॉर्ड को चेक करेंगे। तो ये हमारे पास जो टेबल रहता है ये हमारा आप कह सकते हो हाउस सिग्निफिकेशंस को दिखाता है, जिसमें हाउसेस ये हैं हमारे 1 से लेकर 12 तक। ये इनकी डिग्रीज रहती हैं कि कौन सा हाउस कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक खत्म हो रहा है। और इन्हीं के बेसिस पर, क्योंकि केपी सिस्टम में प्लेसिडस सिस्टम जो है वो हाउस का फॉलो किया जाता है, उसी वजह से कई दफा आपने केपी चार्ट में देखा होगा कि कभी कभी एक राशि जो है वो दो घरों में दिखाई देती है और कभी कभी एक राशि जो है वो
गायब हो जाती है, वो दिखाई ही नहीं देती। तो वो भी हम जो है वो डिटेल में करेंगे। तो अभी के लिए इतना समझ लेते हैं कि ये सबकी जो है वो डिग्रीज है, कहाँ से जो है हाउस स्टार्ट हो रहा है। ये वाला जो फर्स्ट है ये हमारा साइन लॉर्ड है, ये हमारा राशि लॉर्ड है, कि फर्स्ट हाउस में कौन सी राशि जो है वो हमें दिखाई दे रही है। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें, फर्स्ट हाउस ये है हमारा, यहाँ पर 7 नंबर लिखा है, लिब्रा साइन जिसका लॉर्ड वीनस है। तुला राशि है यहाँ पर जिसको शुक्र रूल करता है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि पहले घर का जो लॉर्ड है वो वीनस है, साइन लॉर्ड की राशि कौन सी है वहां पर। ये सबको समझ में आया। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास वो नक्षत्रा है, नक्षत्रा लॉर्ड, कि ये इस वीनस तो है, ये तुला राशि में तो बैठा है, लेकिन इसको नक्षत्रा कौन सा मिला है। जैसे अभी हमने ऊपर नक्षत्रा की डिविजन्स को समझा, कौन सा इसको नक्षत्रा मिला है, वो यहाँ से पता चलता है कि ये जुपिटर के नक्षत्रा में है। हालांकि हम इसके नाम से भी जो है इसको चेक कर सकते हैं, बट केपी में हमें नाम जानने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि हमारा सारा काम जो है वो प्लैनेट्स के सिग्निफिकेशन से ही होगा। तो हमें प्लैनेट सी चाहिए, तो हमने कहा यहाँ पर नक्षत्रा जो है वो इसका जुपिटर है। उसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है वो सब लॉर्ड की आती है। जो नक्षत्रा की फर्दर डिविजन्स की हमने बात करी, वो सब लॉर्ड जो जिसको हम उप नक्षत्र बोलते हैं, वो ये वाली आपकी कैटेगरी आती है। तो जैसा मैंने आपको कहा कि हम जो है बात कर रहे हैं मैरिज कैसे प्रेडिक्ट की जा सकती है, तो हमने कहा प्राइमरी हाउस जो है वो 7 नंबर का हाउस रहता है जहां से मैरिज देखी जा सकती है। तो 7 नंबर का हाउस ये वाला है, और इसका लॉर्ड कौन है, हमें क्या देखना है, सब लॉर्ड। तो हम सब लॉर्ड कैसे देखेंगे, ये हमारा सेवंथ लॉर्ड हो गया, और हमारा जो है मरकरी, मरकरी जो है वो हमारे सेवंथ कस्पल सब लॉर्ड, कस्पल के सब लॉर्ड का नाम बता रहा है कि मैं हूं मरकरी। ये सबको क्लियर हुआ। हमने देखा कि हम मैरिज देखना चाहते हैं, मैरिज जो है वो 7 नंबर से गवर्न हो रही है, कि 7 नंबर जो कुंडली का हाउस है वहां से मैरिज देखी जाती है। तो हम 7 नंबर का जो कस्पल है उसको चेक करेंगे, उसका सब लॉर्ड कौन सा है। 7 नंबर में हम गए और हमने देखा जो सब लॉर्ड की डिवीजन है उसमें मरकरी आ रहा है। क्लियर सबको। मरकरी क्लियर होने के बाद, हमें मरकरी मिलने के बाद हम जो है प्लैनेट सिग्निफिकेशंस में जाते हैं, वहां देखते हैं कि मरकरी का नक्षत्रा लॉर्ड कौन है। मरकरी का नक्षत्रा लॉर्ड की अगर हम बात करें तो हमें जो है जुपिटर मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम जो हमने जो रूल पढ़ा था कि जो भी प्लैनेट है उसका रिजल्ट कौन देगा, नक्षत्रा देगा। हमारा जो भी हमारा रिजल्ट है वो हमारे प्लैनेट्स खुद नहीं दे पाते, नक्षत्रा के बेस पर देते हैं। जो नक्षत्रा देगा रिजल्ट, वो हमारा प्लैनेट रिजल्ट देगा। और हम जो है अभी प्रॉमिस फाइंड कर रहे हैं, तो जो ऊपर हमने फॉर्मूला लिखा था उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ कि हम जब प्रॉमिस फाइंड करने जा रहे हैं कि क्या शादी होने के चांसेस हैं कि नहीं है, क्या कुंडली में शादी लिखी है कि नहीं है, तो हमने 7 नंबर का जो हाउस है जिसको मैरिज सिग्निफाई करती है उसको हमने पकड़ा, और हमने उसका सब लॉर्ड फाइंड आउट किया। सब लॉर्ड की हम डिवीजन में गए और उसके सामने हमने देखा मरकरी लिखा हुआ है, और अब हमें मरकरी का सब लॉर्ड, सॉरी, नक्षत्रा लॉर्ड जानना है। तो ये प्लैनेट सिग्निफिकेशन से यहाँ मरकरी है हमारे सामने, और हम जब नक्षत्रा की लाइन में गए तो हमें यहाँ पर जुपिटर मिल गया। तो हमें जो रिजल्ट है वो जुपिटर के मिलने वाले हैं। तो हम अगर देखते हैं कि नेक्स्ट हमारी जो हमारे जो जो मैंने आपको बताया कि जो नंबर सिस्टम रहता है जो आपको सॉफ्टवेयर निकाल के दे देता है, हम उससे बहुत इजीली जान पाते हैं कि क्या मैरिज होगी कि नहीं होगी। अब यहाँ पर हमें किसको देखना था, हमारा सेवंथ जो कस्पल जो था, सेवंथ हाउस जो था, उसका कस्पल सबलॉर्ड जो था वो मरकरी था। मरकरी का नक्षत्र लॉर्ड हमें देखना था, जो हमें जुपिटर मिला था। अब हमें रिजल्ट किसने देना है, जुपिटर ने देना है। तो हम जुपिटर के सामने देखेंगे कौन कौन से हाउसेस जो हैं वो सिग्निफाई हो रहे हैं। 3, 5, 7, 9, 10। अभी मैंने आपको ग्रुपिंग ऑफ हाउसेस में मैरिज का कॉम्बिनेशन बताया। तो क्या कोई बता सकता है कि इस नेटिव की मैरिज हो सकती है।
जी कंचन जी, थैंक यू। सबको ये चीज समझ में आई है कि क्या हमें ये पता चल गया कि मैरिज होगी कि नहीं होगी? अगर हम यही वैदिक में ढूंढते हम पहले। ओके। तो हमने कहा कि वैदिक में अगर मैरिज ढूंढना होता तो हम पहले राशि चार्ट देखते, फिर हम D9 में जाते, प्लैनेट्स की स्ट्रेंथ देखते, वहां के कॉम्बिनेशंस देखते, बहुत सारे वर्गा चार्ट देखते, हम अष्टक वर्ग चेक करते, चलित कुंडली को देखते, आगे तो नहीं हुआ, मूव तो नहीं हुआ, सुदर्शन चक्कर बनाते, चंद्र कुंडली देखते, हम सूर्य कुंडली देखते। कितनी कुंडलियां देखने के बाद भी हम कंफ्यूज रहते कि क्या मैरिज होगी कि नहीं होगी। यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया, हमें जुपिटर के पास आना पड़ा और हमें यहाँ पर 7 नंबर मिल गया जो बता रहा है कि यस मैरिज होगी। क्लियर सबको ये चीज? इट्स इजी कंपेयर, यस डेफिनेटली। जी सागर जी, क्या कह रहे हैं आप, क्या एक्सप्लेन करूं? हमने कहा कि हमें देखना है कि किसी नेटिव की मैरिज होगी कि नहीं होगी। मैरिज के लिए प्राइमरी हाउस है 7। हम हाउसेस के सिग्निफिकेशंस में आए, वहां पर लिखा है 7 नंबर का हाउस। उसका हमने कस्पल सबलॉट देखना है कि उसका कस्पल सबलॉट कौन है। तो यहाँ पर जब हम 7 नंबर को देख रहे हैं तो इसका कस्पल सबलॉट, ये वाली जो लाइन है हमारी, कस्पल सबलॉट को रिप्रेजेंट कर रही है और यहाँ पर हमारा मरकरी आ रहा है। तो 7 नंबर हाउस का कस्पल सबलॉर्ड मरकरी है। फिर हमें मरकरी का सबलॉर्ड ढूंढ, सॉरी, नक्षत्रा लॉर्ड देखना है। तो हम प्लैनेट सिग्निफिकेशंस में आए, मरकरी की लाइन में हम नक्षत्रा तक गए तो हमें जो है जुपिटर मिल गया, ये वाला। तो जुपिटर हमें बताएगा कि क्या इस नेटिव की मैरिज होगी कि नहीं होगी। फिर हमने प्लैनेट सिग्निफिकेशन ढूंढे, जिसको हम क्लास में खुद करना जो है ढूंढना सीखेंगे कि कैसे, अगर सॉफ्टवेयर ना हो आपके पास, आप कुंडली से कैसे जो है सिग्निफिकेशंस ढूंढ सकते हो। अदरवाइज सॉफ्टवेयर आपको दे देता है। और हमें यहाँ पर जुपिटर को देखना है कि क्या जुपिटर मैरिज दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो यहाँ हमें 7 नंबर मिल गया क्योंकि हमने मैरिज का कॉम्बिनेशन जो पढ़ा है अभी ऊपर, दैट वाज 2, 7, 11, कि अगर ये नंबर्स मिलेंगे तो मैरिज हो पाएगी। तो हमें 7 नंबर मिल गया तो दैट मीन्स मैरिज होगी। ठीक है। अब ये है कि 2 नंबर, 7 नंबर, 11 नंबर्स में से एक नंबर भी अगर आ जाता है तो हम कहेंगे मैरिज होगी। अब इस मैरिज की नेगेशन की अगर हम बात करें, क्योंकि हम यहाँ पर जो हमारा टॉपिक रहता है कि अगर हम फर्स्ट हाउस की बात करते हैं, हम सेल्फ होते हैं, तो जो हमारी कुंडली का 12th हाउस होता है, जैसे मैं अगर यहाँ पर आपको दिखा ही दूं कि अगर हमारा ये वाला जो हाउस हमने देखा कि हम जो है फर्स्ट हाउस को अपना सेल्फ का हाउस मानते हैं। जी सागर जी बोलिए, अनम्यूट करिए अपने आप को। मैम जुपिटर का आपने जो बताया था ना 7 आ रहा है, तो वो सिर्फ 7 आ रहा है, आना है, या पूरा नहीं, 7, 9 और हाँ, 2 तीनों मैं भी आना है? मैंने बताया ना, 2, 7, 11 जो है वो मैरिज का कॉम्बिनेशन है, ये वाला जो मैंने अभी आपको ये दिखाया। पहले हमने ये चीज करी थी ना कि प्रॉमिस कैसे देखना है, तो हमारे लिए जो ग्रुपिंग ऑफ हाउसेज आया 2, 7, 11 आया है। तो इसमें से कोई एक भी आ जाएगा तो मैरिज हो जाएगी। गॉट इट? क्लियर सागर जी? हाँ। ठीक है। तो हमने देखा, हम ग्रुपिंग ऑफ हाउसेस की बात कर रहे थे, तो उसके बाद मैंने नेगेशन की बात करी कि अगर हम कहते हैं कि ये हमारा जो है सेल्फ का हाउस है, ये हमने कहा हमारे खर्चों का घर है, हमारी इन्वेस्टमेंट का घर है, तो कहीं ना कहीं हमारा लॉस है। अगर हॉस्पिटल भी जाते हैं तो भी लॉस है, और ये कुंडली का एंड है तो हमारा आप कह लो लाइफ का एंड होना, तो वो भी ये दिखाता है। तो ये आप कह सकते हो कहीं ना कहीं आपके जो भी आपके रिजल्ट है उसको नेगेट करता है, उसको नेगेटिव करता है कि यहाँ से अगर आपको अच्छी हेल्थ मिल रही है तो ये हाउस बता रहा है कि आपको बीमार होना है, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी क्योंकि आपकी हेल्थ का लॉस है ये।
इसी तरह से हमारी एस्ट्रोलॉजी में, सॉरी केपी एस्ट्रोलॉजी में, हर हाउस को जो है उसका 12th हाउस निगेट करता है। ये 12th हाउस कैसे हुआ कि अगर मैं ये फर्स्ट हाउस मैं हूँ, तो यहाँ से मैं काउंट करना शुरू करूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये मेरा 12th हाउस हुआ, तो ये मुझे नगेट कर रहा है, तो ये मेरी हेल्थ को खराब करता है या मुझे लॉसेस देता है। इसी तरह से लेट से अगर हम 4th हाउस की बात करें, ये हमारी प्रॉपर्टी है, हमारा व्हीकल है, अगर हम इसके लॉस की बात करें, मदर के लॉस की बात करें, तो हम क्या करेंगे, यहीं से हम 12th हाउस को काउंट करेंगे, जो हम इस हाउस के रिजल्ट को निगेट करेगा। कि अगर हमें घर घर है, ये हमारी प्रॉपर्टी है, इससे हमें दूर जाना पड़े, या आप कहो कि कुछ चीजें हमसे छूट जाएं, तो हमें जो है इनका लॉस हमें झेलना पड़ेगा। तो जब हम इस घर के लॉस की बात करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, तो थर्ड हाउस हमारे 4th हाउस के रिजल्ट्स को नेगेट करता है। ये हमारे प्रॉपर्टी में लॉसेस दे सकता है, हमारा घर छूट सकता है, मदर छूट सकती है, एजुकेशन छूट सकती है, व्हीकल छूट सकता है। तो ये हमारे 4th हाउस के लॉसेस को बताता है। अब हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो हमारा है मैरिज का टॉपिक। तो मैरिज को नेगेट कौन करेगा, मैरिज का 12th हाउस। तो हम मैरिज से ही काउंटिंग करेंगे। 7th हाउस जो है वो मैरिज का है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 6th हाउस जो है वो मैरिज के रिजल्ट को नेगेट करता है। तो किसी की भी कुंडली में अगर 2 7 11 नहीं आ रहे हैं, हमारा मैरिज का कॉम्बिनेशन है, ग्रुपिंग जो है हमारी वो है 2 7 11, तो इसकी जो नेगेशन कौन करेगा, 2 हाउस, जो 2 नंबर का जो हाउस है उसकी नेगेशन नंबर 1 करेगा, क्योंकि उससे 12th है वो। 7th हाउस की नेगेशन 6 करेगा, क्योंकि 6 उसकी नेगेशन है। 11th के रिजल्ट को नेगेट कौन करेगा, 10th हाउस। तो हमारा जो मैरिज डिनायल का जो कॉम्बिनेशन बन जाएगा वो बन जाएगा हमारा 1 6 एंड 10। यहां तक सबको क्लियर हुआ? हाँ जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। सरिता जी सब बता सकते हैं। ओके कंचन जी, थैंक यू। तो ये हमें बताता है कि ये मैरिज या तो डिनाइल होगी, या मैरिज में प्रॉब्लम होगी, सेपरेशन होगी, कुछ भी बुरा होना जो है वो मैरिज का इन हाउसेस से हमें पता चलेगा। कि अगर हमारी मैरिज का जो हम जुपिटर का हाउस देख रहे थे, सॉरी जुपिटर के जो सिग्निफिकेशंस हम देख रहे थे, उसमें अगर यही सारे हाउसेस आ जाते, तो हमें जो है प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ सकती। अब ये तो था कॉम्बिनेशन की, एक तो 2 7 11 कॉम्बिनेशन है कि बता रहा है कि हमारी मैरिज होगी, और जो 1 6 10 है वो बता रहा है कि मैरिज नहीं होगी, या मैरिज होकर डिवोर्स हो जाएगा, सेपरेशन हो जाएगा, दैट काइंड ऑफ थिंग, राइट। लेकिन अगर मान लेते हैं कि किसी के इसी सिग्निफिकेशंस में, जैसे यहाँ पर हमें जुपिटर के सिग्निफिकेशंस में 3 5 7 9 10 भी आ रहा है, तो हमारे लिए एक 7 नंबर जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, और दूसरा 10 नंबर जो है वो नेगेटिव वाला भी आ रहा है। एम आई राइट? ऐसा है कि नहीं? यस। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, मैरिज तो हो जाएगी, सॉरी मैरिज तो हो जाएगी, लेकिन हो सकता है मैरिज में कुछ इश्यूज भी रहते हों, कुछ प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती हों, या झगड़ा होता हो, या दूरियां बनती हो। उसका रीजन जो है उनका प्रोफेशन भी हो सकता है। हो सकता है एक पार्टनर किसी सिटी में काम कर रहा है, दूसरा किसी में कर रहा है, उस वजह से उनमें दूरियां रहती हों। दैट इज पॉसिबल अगर 7 के साथ 10 भी आ रहा है। गॉट इट? उसके बाद एक कॉम्बिनेशन हम देखते हैं कि लाइक लव मैरिज का कॉम्बिनेशन बोला जाता है, कि मैरिज जो है वो नॉर्मल मैरिज, तो सब अरेंज मैरिज को तो जो देखते हैं वो देख ही हम रहे हैं, लेकिन कुछ मामलों में लव मैरिज भी होती है। तो लव के लिए जो है हमारा कौन सा हाउस काम करता है, जैसे मैंने अभी आपको हाउस सिग्निफिकेशंस बताए थे कि कौन कौन से हाउस से क्या क्या देखा जाता है। तो हमने 5th हाउस से बात करी थी कि यहाँ से जो है वो लव अफेयर्स भी देखे जाते हैं।
तो हमारे लिए अगर लव मैरिज देखना होगा तो हमें हमारी मैरिज के सिग्निफिकेशंस में लव का नंबर भी आएगा, यानी कि 5 नंबर भी आएगा, जैसे जैसे हमारे इस एग्जाम्पल में आ ही रहा है। हमें जुपिटर देखना था, जुपिटर में 7 भी आया, 10 भी आया, साथ में 5 भी आया। तो इस नेटिव की लव मैरिज होगी और किसी ना किसी वजह से उनके रिलेशनशिप में इश्यूज भी रहेंगे, दैट इज पॉसिबल। उसके साथ इसमें 3 नंबर भी आ रहा है। 3 नंबर जो है वो हमारे घर का लॉस, हमने जैसे कहा। तो हो सकता है कि जो लाइफ पार्टनर मिले वो या तो आपके जो सिबलिंग्स हैं, लाइक सिबलिंग्स, आप इसको ब्रॉडर वे में ले लो कि रिलेशन जितने भी हमारे रिलेटिव्स होते हैं, कोई नोन वन जिनको आप कहो, नेबरहुड कहो, आपका पार्टनर वहां से हो सकता है। 3 नंबर ये चीज भी बताता है। तो इस तरह से हम सिर्फ नंबर के बेसिस पे हम जो है ये फाइंड कर सकते हैं मैरिज होगी, मैरिज में प्रॉब्लम्स होंगी, कैसी मैरिज होगी, कहाँ से हो सकती है, वो हमें जो है बहुत इजीली यहाँ पर पता चल गया। तो इज इट क्लियर टू एवरीवन? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद हमने ये देखा कि ये प्रॉमिस है, कि ये बता रहा है कि नेटिव की लाइफ में ये चीजें जो हैं वो हो सकती हैं, मैरिज को लेकर ये सब चीजें, इस तरह का जो है पैटर्न उसकी लाइफ का जो है वो हो सकता है। अब हमें ये देखना है कि टाइमिंग कब होगी। इसको हम डिटेल में जो है कोर्स में करेंगे। अभी के लिए ये बता देती हूँ कि हम जो है इसमें विंशोत्तरी दशा को लेते हैं, जिसमें महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा जो है वो ली जाती हैं। और वो भी जो है वो प्लैनेट्स ही होते हैं। प्लैनेट के ही सिग्निफिकेशंस चेक करके आप इसी तरह का नंबर सिस्टम को देखकर ही बता सकते हो कि किस महादशा, अंतर्दशा में शादी होने के चांसेस बनेंगे। पिन पॉइंटेडली बताने के लिए हम ट्रांजिट को यूज करते हैं, गोचर को अप्लाई करते हैं, जिससे हम महीने दिन तक भी पहुंच सकते हैं कि इस दिन जो है वो शादी होने के चांसेस बन रहे हैं। गॉट इट? और इसमें और चीज, और जो भी प्रॉब्लम ज्यादा अगर हो रही है, पहले तो हम इसमें आप एक तरह की अलाइनमेंट अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग करना जो है वो सीखोगे। और उसके साथ साथ आप रेमेडीज भी सीखोगे, जिससे कि आपकी लाइफ में अगर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनको कैसे ठीक किया जा सकता है, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आई ट्राई कि आपको जो है कोर्स कंटेंट दिखा दूं। सर आर यू देयर? आप दिखाएंगे, मैं दिखाऊं? मैम आप दिखा दीजिए, मैं एक्चुअली मोबाइल से ज्वाइन हूँ। ओके ओके सर। आई होप सबको विजिबल हुई है स्क्रीन। प्लीज कंफर्म कर दीजिए। ओके कंचन जी, थैंक यू सो मच। तो हम केपी एस्ट्रोलॉजी जो है वो करने वाले हैं, आपके लिए फुल कोर्स लेकर आएंगे, जिसमें हम सीखने वाले हैं फाउंडेशन ऑफ केपी एस्ट्रोलॉजी। आज हमने हर चीज का ग्लिम्स देखा है, हर चीज हम डिटेल में करने वाले हैं। एस्ट्रोलॉजी क्या है, केपी एस्ट्रोलॉजी क्या है, वैदिक वर्सेस केपी, बेसिक ऑफ प्लैनेट्स, राशि, हाउस सिग्निफिकेशंस, हर चीज के बारे हम में डिटेल में हम करेंगे। सारे हम कोर प्रिंसिपल्स करेंगे, प्लैनेट सिग्निफिकेशन, भावत भावम का एक कॉन्सेप्ट रहता है वो देखेंगे, बेसिक कैलकुलेशन कैसे होती है, सबलॉट की थ्योरी कैसी रहती है, और बेसिक रूल के पी के बहुत डिटेल में सब चीज़ों को समझेंगे। O2 थ्योरी हम करेंगे, स्क्रिप्ट रीडिंग कैसे करनी है, अनटेनेंटेड टेनेंटेड प्लैनेट्स कैसे देखने हैं, ABCD सिग्निफिकेशन कैसे मिलेगी, इंडिपेंडेंटली हाउस कब काम करेगा, वो सारे कॉन्सेप्ट जो हैं इसमें हम सीखने वाले हैं। जो भी फॉर्मूलाज रहेंगे उसके गोल्डन रूल्स हम सीखने वाले हैं। पुनफरु योग जो दोषा जो रहता है, एक ही दोषा इसमें काउंट होता है, उसको हम देखने वाले हैं। LSRD मेथड हम सीखेंगे। आंसर यस और नो में कैसे हम लेकर आए, कैसे किसी भी क्वेश्चन का यस नो में आंसर आए,
उसके ऊपर हम काम करने वाले हैं। जो हम टॉपिक डिटेल में करेंगे वो हमारी लॉन्जिविटी होगी, मैरिज होगी, फॉरेन सेटलमेंट, करियर, प्रोफेशन, एजुकेशन, चाइल्ड बर्थ, लिटिगेशन। और जब हम करेंगे उसमें प्रॉपर्टी, सब चीजें जो है वो आपको कैलकुलेशन करना जो है वो आएगा जब हम इसको डिटेल में करते जाएंगे। एंड अलोंग विद दैट हम जो है ट्रांजिट करेंगे, फॉर्चूना को हम जो है वो देखेंगे, हरारी, प्रश्न कुंडली, लाइक अगर किसी के पास कुंडली नहीं है या कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है जिसको कुंडली से ढूंढना मुश्किल है, उसके लिए हम हरारी चार्ट बनाते हैं जो इमीडिएटली आपको जो है, लाइक अगर मान लो किसी का क्वेश्चन है कि बच्चों ने अभी घर आना था, नहीं आए हैं, कब तक आएंगे, वो चीज अगर मान लिया तो आप कुंडली में ढूंढने लगोगे, बहुत टाइम लगेगा। तो आप हरारी से बहुत इजीली उसको जो है वो बता पाओगे। उसके बाद हम बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन भी करते हैं। जो लोग 21st सेंचुरी के हैं उनके तो फिर भी आप कह लो कि जो टाइमिंग होंगे वो बहुत अच्छे होंगे, मतलब एग्जैक्ट होंगे, लेकिन जो आप कह लो हमारे एल्डर्स हैं 1950 60s, उनका जो है वो बर्थ टाइम नहीं रहता था। वो लोग आइडिया से जो है वो नोट करते थे कि ये अंदाजे से कि इस वक्त, और कुछ लोगों के पास तो उस वक्त में घड़ी भी नहीं होती थी वैसे ही, और कुछ लोगों को पता भी नहीं होता कि उनका जो है वो एग्जैक्टली बर्थ टाइम हुआ कब है, जिसकी वजह से उनकी कुंडली जो है वो एग्जैक्टली नहीं बन पाती उनको एग्जैक्टली पिन पॉइंटेडली प्रिडिक्शन देने के लिए। तो हम इसमें जो है वो बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन भी सीखते हैं, जिससे आप अपनी कुंडली को एग्जैक्ट टाइम पर ले आकर देख सकते हो। किसी का भी अगर आपको बर्थ टाइम नहीं पता है, उसको आप सही टाइम देकर उसकी कुंडली को रीड कर सकते हो। वो भी मेथड्स हम इसमें सीखने वाले हैं। एंड ऑफ कोर्स हम रेमेडीज करने वाले हैं, जिससे कि जो भी लाइफ में आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो उसमें आपको बेनिफिट मिल सके। इस कोर्स में आपको सारी लाइव ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगी, डिटेल नोट्स मिलेंगे आपको पीडीएफ फॉर्म में, जैसे अभी हम दिखा रहे हैं। आपको डिजिटल सर्टिफिकेट भी मिलेगा, क्लास की रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी। आपको ऐप एक्सेस के साथ साथ व्हाट्सएप सपोर्ट जो है डाउट्स के लिए हमेशा के लिए ओपन रहेगी। और आपको जो ऐप एक्सेस भी मिलेगा वो भी आपको लाइफ टाइम मिलने वाला है। तो आप कभी भी अपनी जो है रिकॉर्डिंग्स को देखकर अपनी चीजों को रिकॉल कर सकते हैं। कोर्स का ओके, जो तो जो कोर्स जो स्टार्ट हो रहा है वो 10 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, हफ्ते में 3 दिन करेंगे हम। 7 बजे इसका टाइमिंग है। एंड इसकी फीस बहुत ही नॉमिनल है, बिकॉज ये कोई कोर्स बेसिक नहीं है कि आप बेसिक करोगे फिर एडवांस के लिए हम कहेंगे हम लेवल 2 ला रहे हैं, फिर हम कहेंगे इसका प्रोफेशनल लेवल है। नहीं नहीं, दिस इज द टोटली आप बेसिक से लेके आपको हैंड होल्डिंग मिलेगी एडवांस तक। आपके टाइम में सबको बहुत जल्दी आंसर चाहिए, तो केपी इज वन ऑफ द दोज एस्ट्रोलॉजिकल मोडालिटीज जो आपको एक्यूरेट और एप्ट आंसर दे सकती है। खासकर लोगों को अपनी जॉब टाइमिंग कब चेंज करनी है, बच्चे का टाइमिंग का जानना है, अपनी लाइफ का कुछ मेजर इवेंट्स डालने होते हैं, उसमें केपी बहुत एक असरदार रोल प्ले करते हैं। और आपको पता होगा कि जो हमारा जो आजकल एस्ट्रोलॉजिकल मार्केट है वो बहुत बड़ा हो चुका है, और आने वाले टाइम में $31 बिलियन का भी आर एस्टिमेटिंग कि अगले 5 सालों में ये पहुंच जाएगा। अगर आज आप अभी से सीखते हैं तो आने वाले टाइम में यू कैन अर्न अ गुड मनी इन टर्म्स ऑफ इन थ्रू एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिसेस। आप किसी ऐप के साथ कनेक्ट होके कर सकते हैं, या आप खुद भी अपने आप इसकी इंडिविजुअल प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाय इन्वेस्टिंग जस्ट 3500 यू कैन लर्न, यू कैन बिकम द एस्ट्रोलॉजर इन थ्रू केपी सिस्टम। आपको सिर्फ और सिर्फ 3500 यू नीड टू पे, यू हैव अ गूगल पे एंड फोन पे से आप पे कर सकते हैं। और आपके पास नंबर है 7042815531, इस पे आपको पे करना है। एंड आप जो है इसके स्क्रीनशॉट शेयर करना है, देन यू विल गेट इट इन द मेन ग्रुप। सी, हमारे यहाँ पे जितने भी कोर्सेज होते हैं वो बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस में होते हैं, एंड बेसिक टू एडवांस के होते हैं। इट्स नॉट लाइक कि आपको लेवल 1 लेवल 2 पे हम लेके जाए, एक्सेप्ट सम कोर्सेज, बट हमारे 95% कोर्सेज हमेशा बेसिक टू एडवांस है। और केपी का जो फीस है वो सिर्फ इसी बैच के लिए इतना है। नेक्स्ट टाइम पे वी आर गोइंग टू इंक्रीज, बिकॉज 18 क्लासेस जो कि जनरली 18 नहीं होती, जो कि हमेशा 20 के आसपास जाती है। और जनरली आपने देखा होगा हमारे हर फैकल्टी की क्लासेस 2 घंटे की जाती है, 1 घंटे की होती नहीं है, हमेशा 2 घंटे जाती है। क्योंकि हमारी जो है 90 मिनट्स तक तो कंसेप्ट चलता है, उसके बाद वी टेक दैट आउट। So this is how our course is going to be conducted. अगर आपको कोई डाउट्स है
आप हमारे साथ कनेक्ट करके पूछ सकते सब लोग नंबर नोट कर सकते हैं, स्कैनर आपके सामने है, बैंक डिटेल्स भी हैं, जिनको भी पे करना है पे करके आप अपना स्क्रीनशॉट जो है वो सेंड कर सकते हो। क्योंकि बहुत ही क्विक जो है प्रेडिक्शन आप इससे सीख सकते हो। जो लोग एप्लीकेशंस पे काम करते हैं, जिनको विद इन मिनट्स, विद इन सेकेंड्स जो है वो आंसर चाहिए, वो बहुत इजीली इसको सीखने से कर पाएंगे। तो क्लासेस स्टार्ट होंगी 10 फरवरी से, मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे। तो जो भी ज्वाइन करना चाहते हो वो अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पेमेंट करके आप अपना स्क्रीनशॉट ग्रुप में सेंड भी करेंगे। तो किसी का आज का जितना हमने समझा है उसका कुछ क्वेश्चन है, कुछ जानना चाहते हैं, तो वो भी आप पूछ सकते हैं। और क्लास कैसा लगा आपने, जो आपको आज जल्दी से सब चीजें समझाने की कोशिश करी, उसका भी एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिए। चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आप, वॉज इट गुड, वॉज इट नॉट गुड, जो भी आपका एक्सपीरियंस हो प्लीज जरूर शेयर करिए। थैंक यू कंचन जी। हाँ जी ज्योति जी, अनम्यूट करिए। हेलो मैम, कैसे जी हैं आप? हेलो, बढ़िया जी, आप बताइए। मैम मैंने शायद 8 बजे के करीब स्टार्ट किया या पौने 8 पे। ओके। तो इसका वीडियो मिलेगा ना? हाँ आपको ये हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया हुआ है आपने, नहीं है तो कर लीजिए, जब होगा अपलोड हाँ आपको, हाँ। कर रखा है। हाँ आपको वहां पर मिल जाएगा ये। हाँ, मैंने 2 कोर्स आपसे कर रखे हैं पहले से ऑलरेडी। ओके। ओके, थैंक यू सो मच। आप भूल गए सर? हाँ सब लोग जो है ना ज्यादा कैमरास ऑन नहीं करते ना, तो याद नहीं रहता कि कौन किसके कौन से फेसेस हैं। तो वो चीज मैं सबको बोलती हाँ रहती हूँ कि हाँ सब ऑन करके बैठे, तो एटलीस्ट आगे के लिए याद तो रहेगी कौन कौन है। तो मुझे नाम तो लग हाँ, रहा था। मैंने आपके साथ हाँ बिल्कुल। पीएनएम और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कर रखा है। ओके, थैंक यू सो मच। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? हाँ, बहुत बढ़िया। बिल्कुल कर रहे मेरा हैं। एक क्वेश्चन है कि जी एक्चुअली मेरा कुछ करेक्ट टाइम और डेट ऐसा नहीं है पता। तो क्या इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिससे हम बिल्कुल। पता लगा सकते हैं? होरारी जो हम सीखेंगे, जिसको हम केपी का प्रश्न चार्ट बोलते हैं, उसमें एक सेट फॉर्मूला हाँ। रहता है, उससे आप जो भी क्वेश्चन पूछना चाहें उसका आपको एग्जैक्ट आंसर अपने आप मिल जाता है। तो उसमें हमारे जब हम डिटेल में करेंगे तब समझाऊंगी। उसमें एक आप कह लो कि कॉन्सेप्ट है उसमें। आप जो है एक नंबर चूज करके देते हैं, जो हमारे मतलब, अब मैं थोड़ा स्टार्ट करूंगी तो बहुत लंबा जाएगा। तो इसमें नंबर चूज करके आप देते हो, आप अपना क्वेश्चन पूछते हो, उस नंबर के अकॉर्डिंग कुंडली बनती है, और कुंडली आपको एग्जैक्ट आंसर देती है, विदाउट एनी टाइम डेट, कुछ भी नहीं चाहिए आपका। ओके। बिल्कुल। तो मैम प्लीज इसमें हेल्प कीजिएगा, मैं कोर्स करूंगी ये वाला। मोस्ट वेलकम। बिल्कुल करेंगे, हाँ। डेफिनेटली करेंगे, वी आर हेयर ओनली टू हेल्प यू ऑल। ओके, थैंक जी यू। वेलकम जी। जी पल्लवी जी, बिल्कुल वैदिक का कोर्स होता है, लेकिन वो बहुत लंबा होता है। और अगर इतना लंबा बैच मिल जाएगा तो डेफिनेटली हम करने के लिए रेडी हैं। थैंक यू एवरीवन। कंचन जी कह रही कैन बी पे इन फेब्रुवरी, यस यू कैन पे इन फेब्रुवरी ऑल्सो, बिकॉज 10 फरवरी को हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है। या आप अपना टोकन मनी पे करके अपनी सीट कंफर्म कर सकते हैं इधर। चलिए, किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोर्स से रिलेटेड हो या जो आज हमने सीखा उससे रिलेटेड हो। वेलकम पल्लवी जी। तो हमारा कोर्स स्टार्ट होगा 10 फरवरी को 7 PM। 3 डेज अ वीक हम क्लासेस रखेंगे अपना, मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे। 18 क्लासेस हम लेकर चल रहे हैं, 20 भी हो सकती हैं, 21 भी हो सकती हैं। वो डिपेंड करेगा कि हम कितनी स्पीड से चल पाएंगे। आप कलशाला लिखिए कंचन जी, बिकॉज मेरे पास अभी इस वक्त लिंक नहीं है। सर इफ यू कैन शेयर, आप यूट्यूब का लिंक शेयर कर दीजिए। तो फी हमारी रहने वाली 3500।
पेटीएम, गूगल पे, फोन पे नंबर हमारा 7042815531। स्कैनर आपके पास है, बैंक डिटेल्स आपके पास है, जिस तरह से भी आप पेमेंट करना चाहें पे करके आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट आप अपने ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। ओके, श्योर। कंचन जी, आई थिंक ग्रुप में तो आता ही रहता है। इफ यू आर इन कौशला ग्रुप तो आपको मिल जाएगा। फेब्रुअरी 10 इज ट्यूसडे, लेट मी चेक। ओ, कोई बात नहीं, आपको ग्रुप में मिल जाएगा। आप कह सकते हो कि जो भी डेज होंगे वो चेंज हो जाएंगे। 10 फरवरी से ही स्टार्ट होगा तो 10th ही होगी। अ, आप टीम से कनेक्ट कर सकते हो पल्लवी जी, मिल जाएगा आपको। तो चलिए आज का सेशन एंड करते हैं। एंड जो लोग ज्वाइन हो रहे हैं मोस्ट वेलकम। और किसी का कोई डाउट नहीं है, सो आई थिंक वी शिल वाइंड अप। Yes, वेलकम thank you so much, okay, for joining the sessions, and do enroll this. It's your astrology lover. This is going to be add something in your kitty. तो मिलते हैं। यस, मोनी खुराना मैम, अभी हमारी 9 बजे को मास्टर क्लास है। लेट्स मीट देयर। तो या आपको मैं परफेक्ट। जो है लिंक, इसका यूट्यूब लाइव सेशन जो है वो मैं आपको कल सुबह आपको टीम आपके साथ शेयर कर देगी। यू कैन वॉच इट आउट। कोई डाउट्स है तो वील ओपन द ग्रुप, यू कैन आस्क इन द ग्रुप। थैंक यू सो मच हरिओम। वेलकम। मोनी खुराना जी, आप मास्टर क्लास भी देख सकते हैं नेक्स्ट, और यूट्यूब पर आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाएंगी, वो भी देख सकते हो आप इफ यू मिस्ड इट। चलो, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सर।